Chapter 41 Martial Arts Celestial Ladder Second Level। अगले कुछ दिनों तक जियांग एडवांस्ड क्लास में शांति से कल्टीवेशन करता रहा। क्लास 1 का मार्शल आर्ट्स टीचर एक स्टबली बियर्ड वाला आदमी था, जिसे जियांग पहले भी देख चुका था। उसका नाम था काओ फेंग। लेकिन जियांग के नज़र में एडवांस्ड क्लास की टीचिंग क्वालिटी चेन जिलू से ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। कुछ डिटेल्स में तो ये चेन जिलू से भी कमज़ोर लग रही थी, और ऊपर से एंसेस्टर्स फ्रेंड का 30% परसेप्शन बूस्ट भी नहीं था। इसी वजह से जियांग का परफेक्शन तक पहुंचना उसके अंदाजे से काफ़ी दिन लेट हो गया। आंख झपकते ही जनवरी 23-26 आ गया। इस दिन घर पर बैंग 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 जियांग का शरीर लगातार हिला, कभी पंच कभी एल्बो स्ट्राइक। हर मूव इतना स्मूथ था जैसे पानी बह रहा हो, बिल्कुल भी रुकावट नहीं। हर एक पावर रिलीज के साथ उसके शरीर का हर मसल फाइनली ट्यून्ड गियर्स की तरह रेजोनेट कर रहा था, एक परफेक्ट क्लोज लूप ऑफ स्ट्रेंथ बना रहा था। धीरे धीरे उसकी हर फोर्स और ज्यादा रिफाइंड होती गई, बिल्कुल भी लीकेज नहीं। डिंग! अचानक जैसे कोई इनविजिबल बॉटलनेक टूट गया हो। बूम! एक ही पल में उसकी रूह की गहराइयों से एक अलग ही तरह का एक्सिलरेशन फूट पड़ा, बिल्कुल उस बीज की तरह जो बर्फ और बारिश के नीचे दबने के बाद जमीन तोड़कर बाहर निकलता है। एक हल्का ट्रांसपेरेंट सा एहसास, जैसे बसंत की हवा और बारिश अपने आप पैदा हो गया। फाइनली स्टार मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंच गई और ब्रेक थ्रू हो गया। जियांग ने धीरे से अपनी प्रैक्टिस रोकी और अपने शरीर को देखा। इस वक्त उसे महसूस हो रहा था कि उसकी स्किन का हर इंच अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है और पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। उसने आंखें बंद की, वो 100 मीटर दूर की हल्की सी आवाज़ भी सुन सकता था। हवा में तैरते हुए धूल के कणों के मूवमेंट तक महसूस कर पा रहा था। उसके पांचों सेंसेस लगभग एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो चुके थे। पुराने ज़माने में इस लेवल को यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन कहा जाता था, आसमान और ज़मीन के साथ इंटरैक्शन। जियांग ने आंखें खोली, चेहरे पर खुशी छुप ही नहीं रही थी। 2 साल से ज़्यादा की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपना पहला गोल हासिल कर लिया था। भले ही उसके आगे के गोल्स इससे काफ़ी आगे तक जाते हों, फिर भी उसका दिल खुशी से भर गया। Detected power has reached a new system limit. Title unlocked. Extreme Grandmaster. Extreme Grandmaster, मार्शल आर्ट्स का पिनिकल, ऊंचा और अलग, अनेक मार्शल आर्टिस्ट से परे। जियांग ने बिना ज्यादा ध्यान दिए इस फ्लैटरी को स्किप कर दिया। इस बार के रिवॉर्ड पर उसकी नजर गई। रिवॉर्ड: फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रमोटेड टू मॉर्टल बॉडी अपर ए। मॉर्टल बॉडी अपर ए! जियांग हैरान रह गया। ए लेवल फिजिक को अपर, मिडिल और लोअर में बांटा जाता है। अपर ए, ये मॉर्टल बॉडीज में सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिक होती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतना बड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। जियांग को महसूस हुआ कि अभी तुरंत कोई बड़ा चेंज डिटेक्ट नहीं हो रहा। परफेक्ट टाइमिंग, सेकंड लेयर ट्राई कर लेता हूँ, ये सोचते ही उसकी कॉन्शियसनेस अचानक डूब गई। अगला पल, जियांग एक धुंधले सी जगह पर खड़ा था। आगे देखते ही एक आसमान छूती हुई क्लाउड लैडर दिखी, पूरी तरह सुनहली, शानदार और भव्य। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। जियांग आगे बढ़ा। आसान से 10 स्टेप्स पार करते ही वो फर्स्ट लेयर पर पहुंच गया। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के हर लेयर में 10 स्टेप्स होते हैं। सेकंड लेयर पर चढ़ने के लिए उसे और 10 स्टेप्स चढ़ने होंगे। पहले जियांग हमेशा फर्स्ट लेयर के इल्यूजन रेल्म में ट्रेनिंग करता था, लेकिन आज वो सीधे ऊपर के स्टेप्स की तरफ बढ़ गया। ब्ज़! एक भयानक प्रेशर सीधा उसकी तरफ आया। जो प्रेशर जियांग को पहले दबा देता था, अब उसके लिए सीधी जमीन पर चलने जैसा लग रहा था। वो चढ़ता गया और पल भर में ही 9 स्टेप्स पार कर लिए।
जब वो 10वें स्टेप पर पहुंचा तो एक और ज्यादा भयानक प्रेशर टूट पड़ा, जैसे ग्रेविटी 10 गुना बढ़ गई हो। बस इतना ही? जियांग के मसल्स कस गए, लेकिन वो उस जबरदस्त प्रेशर के नीचे सीधा खड़ा रहा। स्टार मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन टेक्निक से परफेक्ट हुआ उसका शरीर एक वॉर मशीन की तरह काम कर रहा था, इनडिस्ट्रक्टिबल पावर छोड़ते हुए उसे आगे बढ़ने दे रहा था। बूम! टू बी कंटिन्यूड। अगर चाहो मैं इसे और ज़्यादा ड्रामेटिक, ज़्यादा देसी इंग्लिश में या प्योर नॉवल स्टाइल में भी रीराइट कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर सेकेंड लेयर। एक ही पल में वो ज़बरदस्त प्रेशर गायब हो गया और जियांग ये सीधा मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के सेकेंड लेयर के एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचा। You have ascended to the second layer of the martial arts celestial ladder. Do you wish to start the second layer examination immediately? एक पैनल उसके सामने उभर आया। जियांग ये बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। फर्स्ट लेयर एक इल्यूजन रेल्म का एग्जाम था, तो कौन जाने सेकेंड लेयर का टेस्ट किस चीज का होगा। दिल में थोड़ी सी एंटिसिपेशन के साथ जियांग ये ने सोचा, सेकेंड लेयर एग्जामिनेशन स्टार्ट। बज़! अगला ही पल उसके आसपास का एनवायरनमेंट अचानक अंधेरा हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा उसके सर पर चोट मार दी हो। उसकी कॉन्शियसनेस तुरंत ही अंधेरे में डूब गई। जब जियांग ये ने दोबारा आंखें खोली, वो खुद को एक डिमली लिट रूम में खड़ा पाता है। चारों दीवारों पर तरह तरह की टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स लटक रहे थे। विप्स, कैंडल्स, चेन्स, हेम्प रोप्स और भी पता नहीं क्या क्या। ये कौन सी जगह है? उन चीजों को देखकर जियांग ये की भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं। विप्स और कैंडल्स? ये कोई परवर्टेड गेम तो नहीं चल रहा? ये भी इल्यूजन रेल्म ही होगा, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही स्पेशल प्ले टाइप लग रहा है। पर भाई, मुझे ऐसी कोई फेटिश नहीं है। जियांग ये ने पूरी जगह को गौर से देखा। पहली नजर में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में झटका लगा। उसने महसूस किया वो पनिशमेंट रैक पर बंधा हुआ था। मतलब इस बार वो खुद पैसिव रोल में था। इसी वक्त उसके सामने हवा में एक ब्राइट रेड टाइमर उभर आया। 0 आवर्स, 0 मिनट्स, 0 सेकेंड्स। इस बार का एग्जाम क्या सिर्फ फिजिकल पेन एंड्योर करने का है? जियांग ये ने भौएं चाह लीं। दिल से वो बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन अगर बात दर्द सहने की हो तो वो बिल्कुल नहीं डरता था। फर्स्ट लेयर के इल्यूजन रेल्म में अनेक ट्रायल से गुजरते गुजरते उसकी मार्शल आर्ट्स विल कब की स्टील जैसी हो चुकी थी। सिर्फ फिजिकल पेन उसके लिए कुछ भी नहीं। बज़! जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, पनिशमेंट रैक हल्की सी कांप उठी। एग्जामिनेशन ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। डैम इट! अगला ही पल जियांग ये का सब्र टूट गया। एक तीखी जानलेवा पेन उस पर टूट पड़ी, जैसे किसी ने उसकी पूरी स्किन छील दी हो और फिर उस पर बार बार मिर्च का पानी मल दिया हो। ये पेन थंडरफायर ट्रायल से भी कई गुना ज्यादा भयानक थी। इसी के साथ वो ब्राइट रेड टाइमर चलना शुरू हो गया। लेकिन जो चीज़ जियांग ये का दिमाग घुमाने लगी वो ये कि ये काउंटडाउन ही नहीं था। मतलब उसे पता ही नहीं था कि कितनी देर तक ये पेन झेलनी पड़ेगी ताकि एग्जाम पास हो जाए। अगर बीच में हार मान ली तो इतना सब सहना बिल्कुल बेकार चला जाता। ये क्या मुझे जापानीज सोल्जर समझ रखा है क्या? लाओ फिर। जियांग ये ने दांत भींच लिए, चेहरा बिल्कुल ठंडा हो गया। सिर्फ दर्द ही तो है, कौन किससे डरेगा? इस बार वो एक ही ट्राई में क्लियर करेगा। बज़ बज़! पनिशमेंट रैक दोबारा कांप उठी और जियांग ये ने एक के बाद एक तरह के असहनीय दर्द महसूस करने शुरू कर दिए। उसने दांत भींचकर सब कुछ झेला, खुद को जबरदस्ती उस पेन के साथ अडेप्ट करने पर मजबूर किया। अगर इतना सा दर्द भी नहीं झेल पाया तो फ्यूचर में स्टारी स्काई रिफाइनमेंट जैसे ट्रायल्स कैसे झेलूंगा? जियांग ये के दिल में साफ था, ये टेस्ट शायद उसे धीरे धीरे पेन इम्यूनिटी की तरफ ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा अडेप्ट करने लगा, अचानक उसने देखा एक कैंडल उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। अगला ही पल उस कैंडल से एक बूंद पिघला हुआ वैक्स सीधा उसके जख्म पर टपक गया। बूम!
एक ही पल में दर्द का तूफान उसके दिमाग पर टूट पड़ा। वो वैक्स नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। उसमें कोई मिस्टीरियस एनर्जी घुली हुई थी, जो जख्म के थ्रू उसके शरीर में लगातार घुस रही थी। जियांग को लगा जैसे उसके शरीर की हर एक सेल चीर फाड़ दी जा रही हो। आंखें फाड़कर देखने पर उसे समझ आया वो कैंडल नहीं थी, वो एक मिस्टीरियस एनर्जी से बनी हुई एनर्जी पिलर थी। हर एक बूंद इंसान को दर्द से मरने पर मजबूर कर दे। ये पेन थंडर फायर ट्रायल से भी दर्जनों गुना भयानक थी। एंड्योर। जियांग ने पूरी ताकत से दांत भींच लिए। अगर यहीं हार मान ली तो पहले की सारी मेहनत पानी में चली जाती और एग्जाम दोबारा शुरू करना पड़ता। खुशकिस्मती से उसकी मार्शल आर्ट्स विल हद से ज्यादा स्ट्रांग थी। चाहे पेन जितनी भी भयानक हो, उसकी होश हवास कभी नहीं टूटी। इस तरह जियांग लगातार उस असहनीय दर्द को झेलता रहा, जब तक वक्त धीरे धीरे बीतता गया। उसे खुद भी नहीं पता कितना टाइम गुजर चुका था। एंडलेस पेन के बीच उसकी कॉन्शियसनेस लगभग बेहोश होने वाली थी। आखिरकार जब वो बिल्कुल ही और नहीं झेल पाया, उसके दिल के अंदर तनी हुई एक डोर अचानक ढीली पड़ गई। अगला ही पल आसपास का अंधेरा छा गया। एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी थी। अगर चाहो मैं नेक्स्ट पार्ट को और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा ड्रामेटिक या फिर थोड़ा शॉर्ट एंड टाइट इंग्लिश स्टाइल में भी लिख सकता हूँ। चैप्टर 42 10 out of 12 levels of wrongness इंग्लिश नॉवल वर्जन। मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर सेकेंड लेयर के उस बड़े से प्लेटफॉर्म पर जियांग की फिगर दोबारा अपीयर हुई। फ्यू, वो जोर जोर से सांस ले रहा था, पूरा का पूरा जमीन पर फैला हुआ। कल्टीवेशन शुरू करने से लेकर आज तक जियांग कभी भी इतना बेहाल नहीं हुआ था। ये पहली बार था, और वजह कोई और नहीं, रीसेंट टॉर्चर का टाइम स्पैन ही इतना लंबा था। हिस्स, इतना दर्द। असेसमेंट खत्म होने के बाद भी उसके शरीर में लगातार तीखी पेन चल रही थी। डैम इट, सिर्फ याद करने से ही दर्द फिर से फ्रेश लगने लगता है। जियांग को लगा जैसे उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो गया हो। सीन छोड़ चुका था, फिर भी पेन के स्पैज़म्स लगातार आ रहे थे। रंबल। इसी वक्त जियांग के सामने एक जाइगैंटिक गोल्डन स्टोन मॉन्यूमेंट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। स्टोन मॉन्यूमेंट की सरफेस पर ड्रैगन और सर्पेंट जैसे जोरदार स्ट्रोक्स के साथ लिखे हुए बड़े शब्द चमक रहे थे, जिनसे एक जबरदस्त मजेस्टिक ऑरा निकल रही थी। एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have stepped into the second layer of the martial arts celestial ladder and obtained the immortal monument. Calculating rewards. ये देखकर जियांग की नज़र थोड़ी अजीब हो गई। ये इमॉर्टल मॉन्यूमेंट क्या एक तरह का स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट है? जियांग ने अंदाज़ा लगाया। उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर तक पहुंच चुकी थी और सिस्टम उसके रिवॉर्ड्स दे चुका था। लेकिन मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर पर चढ़कर और असेसमेंट क्लियर करने पर एडिशनल रिवॉर्ड्स भी मिल रहे थे। दोनों सिस्टम्स अलग अलग मैकेनिज्म्स पर काम करते लग रहे थे। Your assessment time 3 hours 30 minutes 59 seconds 99% martial arts grandmasters से ज़्यादा। You have tempered yourself through endless pain, फ्लैश को फर्नेस बनाकर अनेक ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस का सामना किया और एक्सट्रीम तक पहुंच गए। अनलॉक्ड टाइटल, फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी एंड डैश। रिवॉर्ड सेटलमेंट, फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी, डिटर्मिन्ड इन एडवर्सिटी, एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंशन। फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी, पेन के स्टेट में सभी एट्रीब्यूट्स को लार्ज टेम्पररी बूस्ट मिलता है। जितना गहरा पेन उतना बड़ा एनहांसमेंट। डिटर्मिन्ड इन एडवर्सिटी, पेन के दौरान पूरी क्लैरिटी बनी रहती है, दिमाग अटल रहता है, हजारों ट्रिब्यूलेशंस भी हिला नहीं पाती। एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंशन, परमानेंट +10% कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज। पैनल पर दिख रहे रिवॉर्ड्स को देखकर जियांग का एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब हो गया। फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी, क्या मतलब दर्द में भी मज़ा आएगा? उसे बिल्कुल भी ऐसा कोई वियर्ड एट्रीब्यूट अवेकन नहीं करना था। और ये डिटर्मिन्ड इन एडवर्सिटी,
पेन में भी बिल्कुल क्लियर रहना, सच में लिविंग यामा बना दिया। जियांगयेवी हल्का सा सिर हिला दिया। ये ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स सिस्टम ज्यादा ब्रिलियंट ना सही, लेकिन हमेशा कोई ना कोई नया कांड जरूर निकाल लेता था। छोड़ो, जब उसने पूरे रिवॉर्ड्स को दोबारा देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। कॉम्प्रिहेंशन फिर से 10% बढ़ गई। भले ही अमाउंट ज्यादा ना हो, लेकिन इसका असली फायदा अक्यूमुलेशन में था। अगर हर लेयर पर 10% कॉम्प्रिहेंशन मिलती रही तो फाइनल टोटल काफी खौफनाक हो जाएगा। हाँ, अगर शॉर्ट टाइम में बड़ा जंप चाहिए हो तो फिर बग्स एक्सप्लॉइट करने पड़ते हैं, जैसे एंसेस्टर्स फ्रेंड, सेंटिस्ट एज सर्वेंट। ये सब कॉम्प्रिहेंशन को आसमान तक बढ़ा देते हैं। जियांगये के ये इस लेयर के रिवॉर्ड्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थे। सिर्फ फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी और डिटर्मिन्ड इन एडवर्सिटी ही ले लो, भले ही वो इन्हें लेकर काफ़ी अनईजी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे मानना पड़ा फ्यूचर में ये एबिलिटीज़ बहुत काम आने वाली थीं। असेसमेंट दोबारा देकर वेरीफाई करता हूँ। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसके शरीर में एक और तेज़ पेन वेव दौड़ गई। नोप, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द है, पहले थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। जियांगये ने दिल ही दिल में सोचा। 3 घंटे से ज़्यादा के टॉर्चर के बाद, चाहे उसकी मार्शल आर्ट्स विल कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अभी सब्र करना मुश्किल हो रहा था। उसे कुछ और करना था, थोड़ा माइंड को हल्का करने के लिए। ये सोचते हुए जियांगये की नज़र अनजाने में फर्स्ट लेयर की तरफ चली गई। समझ गया। टू बी कंटिन्यूड। उसकी आंखें चमक उठीं और बिना एक पल वेस्ट किए वो फर्स्ट लेयर की तरफ बढ़ गया। 2 घंटे बाद जियांगये फर्स्ट लेयर के इल्यूजन रेल्म असेसमेंट से बाहर निकला। पूरा शरीर इतना ढीला पड़ चुका था जैसे हड्डियां भी थक गई हों। इस बार इल्यूजन रेल्म के अंदर उसे 5 जवान मीडन्स की अटेंटिव सर्विस मिली थी। उन 5 खूबसूरत और एक्सेप्शनल मीडन्स की केयर के नीचे उसका शरीर और दिमाग दोनों ही पूरी तरह रिलैक्स हो गए। पहले का सारा दर्द जैसे कभी था ही नहीं। ये सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट लेयर का इल्यूजन रेल्म रिफाइनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देगा। जियांगये वाकई हैरान था। इस वक्त जब उसने पहले के टॉर्चर को याद किया तो बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं हुई। मतलब अब वो सेकेंड लेयर का असेसमेंट फिर से पूरी तरह झेल सकता था। सेकेंड लेयर का असेसमेंट, फिर फर्स्ट लेयर में रिलैक्स और फिर वापस सेकेंड लेयर। जियांगये सोचने लगा, आंखों में चमक आ गई। इस तरह तो मैं बस साइकिल करता रह सकता हूँ। उसकी आंखों में रोशनी और तेज हो गई। ये सोचकर जियांगये ने एक पल भी हेजिटेशन नहीं किया और सीधा सेकेंड लेयर में वापस चला गया। You have cleared the second layer assessment. You may repeat the assessment, but no rewards will be granted. You may continue climbing to the third layer. जियांगये ने बिना सोचे समझे कहा, सेकेंड लेयर असेसमेंट रिपीट। बज़, उसकी कॉन्शियसनेस फिर से अंधेरे में डूब गई। अगला ही पल वो फिर से उस डिम रूम में था। चारों दीवारों पर टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स लटक रहे थे। इस बार जियांगये ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फर्म रिजॉल्व चमक रहा था। सिस्टम, आज देखते हैं तेरी लिमिट्स। बज़, अगला ही पल पनिशमेंट रैग जोर से कांप उठी। डैम इट! एक ही पल में तीखी पेन उसके शरीर में दौड़ गई, सीधा उसके दिमाग पर वार करती हुई। जियांगये की आंखें फैल गईं। ये कौन सा फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी हुआ? अभी भी इतना दर्द क्यों हो रहा है? वक्त बीतता गया। एंडलेस पेन के बीच जियांगये ने धीरे धीरे एक बात समझ ली। ये जो फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसे दर्द में मज़ा आने लगेगा। आखिरकार उसे कोई अजीब फेटिश तो नहीं थी। इस एबिलिटी का असली इफेक्ट था पेन रेजिस्टेंस का बढ़ना। अटैक डिफेंस जैसे बेसिक एट्रीब्यूट्स पेन के स्टेट में टेम्पररीली काफ़ी बूस्ट हो जाते थे। मतलब दर्द के बीच वो और ज़्यादा देर तक टिक सकता था। और जब इसके साथ डिटर्मिन्ड इन एडवर्सिटी का इफ़ेक्ट जुड़ गया तो उसकी विल बिल्कुल भी नहीं हिली। हज़ारों ट्रिब्यूलेशंस भी उसके दिमाग को नहीं हिला पाईं। इसी वजह से जियांगये धीरे धीरे उस पेन लेवल के साथ अडैप्ट करता चला गया। वक्त तेज़ी से बीता। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आँख झपकते ही 4 घंटे गुजर चुके थे।
इस वक्त तक असेसमेंट के अंदर लगभग हर तरह के टॉर्मेंट मेथड्स यूज हो चुके थे। लिंची हो या चैरियट से टियरिंग, अब तो ये सब भी छोटी चीज लगने लगी थी। कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का बेहोश हो चुका होता, लेकिन जियांगे अभी भी टिका हुआ था। फिर और 2 घंटे गुजर गए। आखिरकार जियांगे और ज्यादा नहीं झेल पाया और असेसमेंट से विड्रॉ कर गया। असेसमेंट टाइम 6 hours 20 minutes 35 seconds। पहली बार से 3 घंटे ज्यादा झेल लिया, जियांगे ने पैनल को देखते हुए कहा। ये सिर्फ एबिलिटीज का इफेक्ट नहीं था, ये इस बात का प्रूफ था कि उसकी पेन टॉलरेंस वाकई बढ़ चुकी थी। जितना ज्यादा टाइम, असेसमेंट का पेन लेवल भी उतना ही ज्यादा। लेकिन अगर मैं लगातार खुद को होन करता रहा तो एक दिन में दर्द के लिए पूरी तरह इम्यून हो जाऊंगा। ये रिजल्ट सच में बहुत ही टेरिफाइंग था। अगर कोई इंसान बिल्कुल भी पेन से प्रभावित ना हो तो उसे दुनिया में कौन रोक पाएगा? कोई नहीं। फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन भी शायद कंप्लीट हो चुकी है। अचानक जियांगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो बाहर जाकर देखते हैं। उसके दिल में एंटिसिपेशन भर गया। अपर ए ग्रेड फिजिक का एक्सपीरियंस आखिर कैसा होगा? हिस, इतना दर्द। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, एक और पेन वेव उसके शरीर में दौड़ गई। लगता है पहले फर्स्ट लेयर जाकर थोड़ा रिलैक्स करना ही बेहतर होगा। चैप्टर 43 कैन आई विन? फर्स्ट लेयर के इल्यूजन रेल्म में थोड़ा रिलैक्स करने के बाद जियांगे वापस रियलिटी में लौट आया। तब तक अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। ये मेरा बॉडी? जैसे ही वो रियलिटी में आया, जियांगे ने तुरंत कुछ अलग महसूस किया। सबसे पहले उसके पूरे शरीर में बह रही स्ट्रेंथ, बिल्कुल समुंदर की लहरों जैसी, एंडलेस, इनएग्जॉस्टिबल। अगर अभी वो एक ही सांस में 10 किलोमीटर भी दौड़ जाए, शायद जरा सी भी सांस फूलने वाली नहीं थी। जियांगे ने खिड़की के बाहर देखा। भले ही बाहर हल्की सी अंधेरा हो और सुबह की पतली सी धुंध फैली हुई हो, फिर भी वो 200 मीटर दूर की चीजें बिल्कुल आसानी से देख पा रहा था। यहाँ तक कि 100 मीटर दूर लिखा हुआ टेक्स्ट भी उसकी आंखों के लिए क्रिस्टल क्लियर था। जब पहले कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन पर पहुंची थी, तब मेरे 5 सेंसेस इतने शार्प बिल्कुल नहीं थे। जियांगे ने मन ही मन सोचा। अपर ए ग्रेड फिजिक ने मेरी सारी बेसिक एट्रीब्यूट्स को काफ़ी बूस्ट कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट शायद मेरी कल्टीवेशन स्पीड में हुआ है। पहले ही उसकी कल्टीवेशन स्पीड एडवांस क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा थी, और अब उसके पास अपर ए ग्रेड मॉर्टल बॉडी था। तो अब मेरी कल्टीवेशन स्पीड आखिर कितनी फास्ट होगी? जियांगे ने खिड़की से नज़र हटाई और रूम के बीच में आकर एक फिस्ट स्टांस ले ली। अब जब स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन पर पहुंच चुकी थी, उसे दोबारा कल्टीवेट करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए जियांगे ने 8 थंडर साउंड्स फिस्ट प्रैक्टिस करनी शुरू की। हू। जैसे ही उसने ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिवेट की, बड़ी मात्रा में एनर्जी उसके शरीर में घुसने लगी और मेरिडियंस के थ्रू बहने लगी। जैसे ही उसने फिस्ट टेक्निक चलानी शुरू की, फर्क तुरंत महसूस हुआ। 8 थंडर साउंड्स एनर्जी के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। एनर्जी के जरिए ही थंडर साउंड जनरेट होता था। फ्यूचर में चाहे स्टार एनर्जी भी जोड़ी जाए, ट्रिगर फिर भी एनर्जी ही होती। पहले क्या होता था, जितनी भी एनर्जी जियांगे सांस के साथ अंदर लेता था, उसका 1% से भी कम एक्चुअली मेरिडियंस में जा पाता था। लेकिन अब कम से कम 10% एनर्जी डायरेक्टली उसके मेरिडियंस में इंटीग्रेट हो रही थी। सीधी भाषा में बोले तो अब वो इस मिडिल लेवल येलो टियर 8 टेक्निक को पहले से 10 गुना ज़्यादा एफिशिएंटली कल्टीवेट कर रहा था। हाँ, एक्चुअल इम्प्रूवमेंट शायद इतना एग्जैजरेटेड ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, ये पहले से बहुत ज़्यादा था। कितना कंफर्टेबल है। जियांगे ने पहली बार महसूस किया कि कल्टीवेशन भी इतनी एंजॉयबल हो सकती है। लगातार फिस्ट्स चलाते हुए वो टेक्निक प्रैक्टिस करता रहा, जैसे खुद को भूल ही गया हो। आंख झपकते ही कई घंटे बीत गए। भैया, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ जाओ,
तब जाकर दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग की क्रिस्प आवाज आई और जियांग ये अपनी ट्रांस से बाहर आया। अभी आया, उसने दरवाजे की तरफ आवाज लगाई। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। कितना फ्रेश लग रहा है। अपने नंगे अपर बॉडी को देखकर जियांग ये के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। अपर ए ग्रेड फिजिक ने कल्टिवेशन को वाकई बहुत स्मूथ बना दिया था। अब कोई स्लगिश फीलिंग नहीं थी, सब कुछ नेचुरली बह रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे पहाड़ों के झरने का पानी बहते बहते समुंदर में मिल जाता हो, बिना किसी रुकावट के। पहले जिंदगी कितनी टफ थी। जियांग ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, फिर पैनल की तरफ देखा। डैश ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। फिजिक मॉर्टल बॉडी अपर ए, टैलेंट ओरिजिनल। कल्टिवेशन टेक्निक स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक परफेक्शन। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट एंट्री 98%। अचीवमेंट्स मार्शल आर्ट्स मास्टर, एंसेस्टर्स फ्रेंड, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, ब्यूटी पाथ चेसिंग, डाउनविंड ईयर, गेल स्टेप, सेंटस एज सर्वेंट, एंसेस्टर फीडिंग, एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर, फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर सेकेंड लेयर। जियांग ये ने पैनल को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। अब क्या मैं जीत सकता हूँ? 98%। जियांग ये की आंखें चमक उठीं। सिर्फ कुछ घंटों में ही लगभग 10% का जंप। ये देखकर वो सच में ओवरजॉयड हो गया। उसे अच्छे से पता था, पिछले कुछ दिनों का टोटल इम्प्रूवमेंट भी इतना नहीं था। भले ही इन दिनों उसका मेन फोकस कल्टिवेशन टेक्निक पर रहा हो, फिर भी वो बीच बीच में फिस्ट टेक्निक प्रैक्टिस कर लेता था। लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ घंटे और इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट, ये तो सोच से भी परे था। आखिरकार ये एक मिडिल लेवल येलो टियर आर्ट टेक्निक थी, स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक से भी ज्यादा मुश्किल कल्टिवेट करने वाली। अपर ए, यही है अपर ए। जियांगे दिल से हंस पड़ा, जैसे अब तक झेली हुए सारी मुश्किलें इसी एक पल के लिए थी। बीते हुए सारे कष्ट इस एक ट्रायम्फ के मोमेंट के साथ एक्सचेंज हो गए। कमाल। उसने शरीर का पसीना पोंछा, शर्ट पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। लिविंग रूम में परिवार के चारों लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जियांग ये के रिलैक्स्ड और चीयरफुल चेहरे को देखकर जियांग दाहाई मुस्कुराते हुए बोले, सुबह सुबह इतना खुश, कोई मीठा सपना देखा क्या? जियांग ये ने हल्की सी खांसी ली और फिर बोला, डैड, मॉम, मैं बताना भूल गया था, मैं एडवांस क्लास में एंटर हो चुका हूँ। पिछले कुछ दिन परफेक्शन अचीव करने में इतना बिजी था कि पेरेंट्स को बताने का टाइम ही नहीं मिला। क्या? एडवांस क्लास? जियांग दाहाई और लियान पिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा, चेहरों पर शौक साफ झलक रहा था। मुझे याद है एडवांस क्लास का थ्रेशहोल्ड काफ़ी हाई होता है ना? जियांग दाहाई ने कन्फ्यूजन के साथ पूछा। जियांग ये ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। काफ़ी हाई होता है, कल्टिवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक पहुंचाना पड़ता है। ये सुनकर दोनों और भी ज़्यादा हैरान हो गए। तुमने कल्टिवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंचा ली? जियांग दाहाई की आंखें पूरी खुल गई। उसे याद था, उसने खुद कल्टिवेशन टेक्निक परफेक्शन कॉलेज के लास्ट फेज में जाकर अचीव की थी। और जियांग ये, अभी तो वो हाई स्कूल के फाइनल ईयर में था। दोनों के पास ओरिजिनल टैलेंट था, फिर भी इतना बड़ा गैप क्यों? जियांग दाहाई की आवाज़ थोड़ी कांप गई। वो जियांग ये को गहरी नज़र से देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास 25 स्कूल्स अलायंस में जाने का चांस है? 25 स्कूल्स अलायंस आम लोगों के लिए ये सिर्फ एक दूर का सपना था, और जियांग ये जैसे बैकग्राउंड के लिए ओरिजिनल टैलेंट, पुअर फैमिली, नॉर्मली कोई होप नहीं होती। लेकिन इस वक्त दाहाई ने एक छोटी सी उम्मीद देखी। अपने अडॉप्टिव फादर की इंटेंस नज़र का सामना करते हुए जियांग ये ने धीरे से सर हिला दिया। मेरा गोल हमेशा से 25 स्कूल्स अलायंस ही रहा है, जियांग ये ने गंभीर आवाज में कहा। सच तो ये था, उसका एम इससे भी काफी आगे था। अच्छा? जियांग दाहाई कुछ देर चुप रहा, फिर जोर से सर हिला दिया।
ये इतनी बड़ी एम्बिशन रखना बहुत अच्छी बात है। मॉम और डैड, हम दोनों तुम्हें बिना किसी शर्त के सपोर्ट करेंगे। उसने पक्के लहजे में कहा, तुम बस मेहनत करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो सीधा हमें बता देना। जियांग ये के दिल में एक गर्माहट सी फैल गई, लेकिन उसे ये भी पता था पेरेंट्स की करंट सैलरीज के साथ मार्शल आर्ट्स में ज्यादा मदद कर पाना मुश्किल था। उसे अपनी राह खुद ही बनानी होगी। लिटरेचर में ज़रीब, मार्शल आर्ट्स में अमीर। मार्शल ट्रेनिंग कभी भी लिमिटेड मीन्स वाले परिवारों के लिए सस्ती नहीं होती। मंथ के एंड में स्टार स्काई रिफाइनमेंट देखते हैं, जियांगे ने मन ही मन सोचा। इन पिछले कुछ दिनों में वो ऑलरेडी स्कूल में रजिस्टर कर चुका था। चैन जिलू ने कहा था उसे एक फ्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये उसकी एक ही फ्री चांस थी स्टार स्काई रिफाइनमेंट में पार्टिसिपेट करने की। अगले टाइम सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ही 10,000 युआन लगते, इसलिए ये मौका बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसे अपनी पूरी ताकत से खुद को इम्प्रूव करना होगा। मेरी लेटेस्ट टेस्ट में 4 मार्शल आर्ट्स कैटेगरीज का टोटल स्कोर सिर्फ 520 पॉइंट्स था। ग्रेड में 89th रैंक। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अभी 6 महीने बचे हैं। चाहे टॉप 10 स्कूल्स का 900 पॉइंट स्टैंडर्ड ना भी छू पाऊं, फिर भी जितना करीब पहुंच सकता हूं उतना ज़रूर पहुंचना चाहिए। 6 मंथ्स, लगभग 400 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट। क्या वो कर पाएगा? इतना बड़ा गैप देखकर कोई भी इंसान डिस्पेयर महसूस करेगा। पहले जियांगे के पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब वो अपर ए ग्रेड मॉर्टल बॉडी है और उस पर अनेक बफ्स लगे हुए हैं। इस सीमिंगली इम्पॉसिबल चैलेंज के सामने खड़े होते हुए भी उसे लगा शायद उसके पास जीतने का एक रियल चांस है। चैप्टर 44, चैप्टर 43, स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक। ब्रेकफास्ट के बाद जियांगे ने एलीट क्लास का यूनिफॉर्म पहना और छोटी सी जियांगटिंग को स्कूल छोड़ने निकल पड़ा। पता नहीं क्यों आज रास्ते में जो भी सुपर हीरो ड्राइवर्स उसे यूजुअली मिलते थे, सब कुछ ज्यादा ही तमीज़दार लग रहे थे। दूर से ही देखकर गाड़ी रोक देते, खुद साइड हो जाते, जैसे पहले से ही रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हों। ये सीन देखकर जियांगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। जब वो जियांगटिंग के स्कूल गेट पर पहुंचा, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉप कर रहे थे, जियांगे को देखते ही मुस्कुराने लगे और जल्दी से अपने बच्चों को साइड में कर लिया। भैया, आज सब कुछ थोड़ा अलग सा लग नहीं रहा? जियांगटिंग ने भी महसूस करते हुए कहा। जियांगे ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। कुछ भी अलग नहीं है, जल्दी जाओ, स्कूल लेट हो जाएगा। ओके, बाय भैया। जियांगटिंग ने छोटी सी हाथ हिलाई और स्कूल के अंदर भाग गई। जियांगे ने भी पलटकर एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे लगभग अंदाज़ा हो गया था ये सब उस एलीट क्लास की यूनिफॉर्म की वजह से हो रहा था। ज़्यादातर लोगों की नज़र में एलीट क्लास का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, ब्राइट फ्यूचर और पक्का मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का एडमिशन। एलीट क्लास का स्टूडेंट बनना ऑलरेडी आम लोगों से ऊपर का स्टेटस माना जाता है। स्कूल पहुंचते ही जियांगे सीधा मार्शल आर्ट्स टीचर काओ फेंग के पास गया और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक के परफेक्शन तक पहुंचने की बात बता दी। फाइनली परफेक्शन हो गई, काओ फेंग ने शांत आवाज में कहा और हल्का सा सर हिलाया। सच कहूं तो उन्हें लग रहा था स्पीड उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम है, लेकिन जियांगे के ओरिजिनल टैलेंट को देखते हुए इस स्टेज पर परफेक्शन अचीव करना भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। टीचर, जियांगे ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, आगे की कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में। एलीट क्लास में इतने दिन रहने के बाद उसे पता चल चुका था कि परफेक्शन के बाद भी कल्टीवेशन खत्म नहीं होती। काओ फेंग पहले से ही तैयार थे। उन्होंने 3 उंगलियां उठाईं। कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन के बाद तुम्हें रिफाइनिंग टेक्निक्स कल्टीवेट करनी होती हैं ताकि स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए रेडी हो सको। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं: स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, स्टार मार्शल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड और स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक। जियांगे की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। टीचर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पिछले कुछ दिनों में उसने इनके नाम सुने थे, लेकिन कौन सा चूज करें ये क्लियर नहीं था। काओ फेंग ने कामली एक्सप्लेन करना शुरू किया।
पहले दो टेक्निक्स बॉडी रिफाइनिंग और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट दोनों येलो टियर मिडिल लेवल है। तीसरी यानी स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक येलो टियर अपर लेवल है। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक मेरिडियंस और बोन्स को टेम्पर करते हुए धीरे धीरे फिजिक इंप्रूव करती है, लेकिन स्पीड काफ़ी स्लो होती है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड तुम्हारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। स्पीड थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होती है। फिर काओ फेंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। जब बात स्टार मार्शल एडवांसमेंट की आती है, ये टेक्निक एडवांसमेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन डिफ़िकल्टी भी सबसे ज़्यादा होती है। ये सिर्फ उनके लिए सूटेबल है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो। जियांग ये को तुरंत समझ आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तीनों टेक्निक्स के बीच इतना बड़ा डिफरेंस होगा। काओ फेंग ने उसकी तरफ देखते हुए आगे कहा, ये तीनों टेक्निक्स लाइफ शैकल्स तोड़ने में मदद करती हैं और फर्स्ट ब्रेक तक पहुंचने का चांस देती हैं। सेकेंड ब्रेक के लिए भी मददगार हो सकती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि बॉडी रिफाइनिंग और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट को ज़्यादा बार स्टार स्काई रिफाइनमेंट चाहिए होता है, जबकि एडवांसमेंट टेक्निक को कम रिफाइनमेंट में काम हो जाता है। फिर काओ फेंग ने सीधा सजेस्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक रेकमेंड करता हूँ। बॉडी रिफाइनिंग? जियांग ये थोड़ा सोच में पड़ गया। टीचर की बात सुनकर ये सबसे इजी और सेफ ऑप्शन लग रहा था। डिफ़िकल्टी सबसे कम, पर ग्रोथ भी सबसे स्लो। काओ फेंग ने सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा ओरिजिनल टैलेंट है। तुम्हारी फिजिक उन लोगों जैसी नहीं है जिनके पास बॉर्न टैलेंट होता है। अगर तुम हाई डिफ़िकल्टी टेक्निक चूज़ करते हो तो सिर्फ एंट्री लेवल तक पहुंचने में आधा साल लग सकता है। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक चाहे येलो टियर अपर लेवल हो और कम रिफाइनमेंट मांगे, लेकिन हर स्टार स्काई रिफाइनमेंट में बहुत ज़्यादा स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। ओरिजिनल टैलेंट के साथ इतनी स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक तुम्हारे लिए बेस्ट है। स्टार एनर्जी कम चाहिए होती है और सक्सेस का चांस ज़्यादा होता है। जियांग ये ने धीरे से सर हिलाया। फिर उसने एक और सवाल पूछा, टीचर, अगर इन तीनों टेक्निक्स को परफेक्शन तक कल्टिवेट कर लिया जाए तो क्या एंड रिजल्ट में कोई फ़र्क होता है? चैप्टर 44 कंटिन्यूड। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक। डिफरेंस तो डेफिनेटली है। काओ फेंग ने सीधा जवाब दिया। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक आखिर येलो टियर अपर लेवल टेक्निक है। इसे सेकेंड ब्रेक अचीव करने का चांस लगभग 50% होता है। बाकी दोनों टेक्निक्स में बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का सिर्फ 10% और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड का 30% चांस होता है। सो लो! जियांग ये एक पल के लिए स्टन रह गया। स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का सिर्फ 10% चांस, ये तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हुआ। उसने तुरंत अगला सवाल पूछा, तो फर्स्ट ब्रेक का क्या? काओ फेंग शांत आवाज में बोला, फर्स्ट ब्रेक के लिए तीनों टेक्निक्स ऑलमोस्ट श्योर होती हैं। एडवांसमेंट टेक्निक और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड दोनों का सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी 70% से ऊपर है। 70%? जियांग ये की भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं। मतलब अगर उसने बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक चूज़ की तो परफेक्शन के बाद भी लगभग 30% चांस है कि फर्स्ट ब्रेक फेल हो जाए। लाइफ शैकल्स तोड़ना इतना आसान नहीं होता, काओ फेंग ने हल्की सी साई के साथ कहा। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को ट्रांजिशन के रूप में यूज़ करना, फिर परफेक्शन के बाद एडवांसमेंट टेक्निक कल्टिवेट करना, ये तुम्हारे लिए सबसे सेफ रास्ता है। जियांग ये ने सिर हिलाया। उसने इस बात का विरोध नहीं किया। टीचर जो कह रहे थे वो सच में सिंसियर एडवाइस थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। टीचर, रिमाइंडर के लिए धन्यवाद। जियांग ये ने सीधी नज़र से उनकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक ट्राई करना चाहता हूँ। ओह! काओ फेंग ने भौएं उठा ली। ये जवाब उनके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने तो बात बिल्कुल क्लियर रखी थी। जियांग ये के एप्टीट्यूड के लिए बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक ही बेस्ट ऑप्शन था। कुछ पल सोचकर काओ फेंग ने धीरे से कहा, मुझे याद है तुम्हारे पास एक फ्री स्टार स्काई रिफाइनमेंट अपॉर्चुनिटी है जो मंथ के एंड में होगी।
लेकिन अगर कल्टीवेशन टेक्निक मास्टर नहीं हुई तो स्टार स्काई रिफाइनमेंट का इफेक्ट लगभग 0 होता है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था। अगर जियांग ये एडवांसमेंट टेक्निक चूज करता है तो वो अपनी फ्री स्टार स्काई रिफाइनमेंट अपॉर्चुनिटी लगभग वेस्ट कर रहा है, क्योंकि एडवांसमेंट टेक्निक शॉर्ट टाइम में मास्टर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई अंडरस्टैंड, जियांग ये ने बिना हिचकिचाहट के कहा। टीचर ने सब कुछ क्लियरली समझा दिया है, मुझे पूरी तरह समझ आ गया है। काओ फेंग ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाया और बोला, बाद में मैं तुम्हें स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक भेज दूंगा। इतना कहने के बाद और परसुएड करने का कोई मतलब नहीं था। स्टूडेंट जो भी चॉइस करे, आखिर डिसीजन उसका होता है। लेकिन ओरिजिनल टैलेंट के साथ एडवांसमेंट टेक्निक चूज करना, काओ फेंग ने मन ही मन सिर हिलाया। एलीट क्लास के टॉप 10 में भी बहुत कम लोग इस टेक्निक को चूज करते हैं। ज्यादातर लोगों में सेल्फ अवेयरनेस होती है। अब अगर जियांग ये खुद ही इस सदन वॉल से टकराना चाहता है और बाद में रिग्रेट करे, तो इसमें टीचर का कोई कसूर नहीं। सीनियर ईयर 1 क्लासरूम में लौटने की थोड़ी ही देर बाद जियांग ये की कलाई पर पहनी ब्रेसलेट हल्की सी वाइब्रेट हुई। ये ब्रेसलेट उसे पहले एक ट्रायल से मिली थी जो कल्टीवेशन टेक्निक्स रिसीव कर सकती थी। बज़, जियांग ये ने ब्रेसलेट का प्रोजेक्शन एक्टिवेट किया। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट के साथ एक नई टेक्निक स्क्रीन पर उभरी, स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक। सच में थोड़ी टफ है, जियांग ये ने भौएं उठाते हुए कहा। डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। अच्छी तरह जानता था कि ये रास्ता कितना मुश्किल है, फिर भी आगे बढ़ना चाहता था। जियांग ये कभी भी अंधा कॉन्फिडेंस दिखाने वाला इंसान नहीं था। बिगिन कल्टीवेशन, उसने स्टांस लिया और मैनुअल के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रैक्टिस शुरू कर दी। ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी देर बाद ई क्लास की रिप्रेजेंटेटिव जाओ चिंगली की नज़र जियांग ये पर जा टिकी। उसने सच में एडवांसमेंट टेक्निक चूज की। अपने ठंडे और अलूफ एक्सप्रेशन के साथ उसने धीरे से सिर हिलाया। शो ऑफ करने के लिए इतना एक्सट्रीम चॉइस। वो खुद ग्रेड की टॉप स्टूडेंट जब कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंची थी, तब भी सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड ही चूज किया था। ओरिजिनल टैलेंट के लिए फाउंडेशन मेथड को ट्रांजिशन के रूप में यूज करना ही काफ़ी टफ होता है, और यहाँ जियांग ये ओरिजिनल टैलेंट के साथ सीधा एडवांसमेंट टेक्निक, ये तो वांग जियांग से भी ज्यादा शो ऑफ लग रहा था। इसका कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? जाओ चिंगली ने उसे देखते हुए सोचा। उसकी क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। चैप्टर 45 ड्रैगन पिल। जियांग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ग्रेड की टॉप ब्यूटी उस पर चुपचाप नजर रखे हुए थी। इस वक्त जियांग पूरी तरह अपनी कल्टीवेशन में डूबा हुआ था। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक असल में स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक का एडवांस्ड वर्जन है। दोनों के कल्टीवेशन रूट्स काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन जब कल्टीवेट करता हूँ फील बिल्कुल अलग होती है। जियांग गहरा सोच में पड़ गया। नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक का ऑरा काफ़ी जेंटल होता है, जैसे स्प्रिंग का पानी जो धीरे धीरे मेरिडियंस में बह जाता है। लेकिन जब एडवांसमेंट टेक्निक चलती है तो लगता है जैसे समुद्र में सुनामी आ गया हो। भयंकर ची फोर्स पूरे शरीर में दौड़ जाती है, हर एक एक्यूपॉइंट को जोर से झकझोर देती है। सिर्फ थोड़ी ही देर में जियांग ने कई गहरी इंसाइट्स पकड़ ली। ये इंसाइट्स उसे स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक को और गहराई से समझने में मदद कर रही थीं और उसकी कल्टीवेशन स्पीड को भी तेज कर रही थीं। अगर पहले होता तो इतनी जल्दी इतना समझ पाना नामुमकिन था, लेकिन अब अपर ए मॉर्टल बॉडी उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेशन कैपेबिलिटी दे रही थी। जियांग पूरी तरह ध्यान लगाकर कल्टीवेट करता रहा। उसे पता ही नहीं चला कब घंटे गुजर गए। डिंग डिंग डिंग, क्लास खत्म होने की बेल बज उठी। जियांग ने धीरे से आंखें खोली और कल्टीवेशन रोक दी। उसने पैनल पर नजर डाली। कल्टीवेशन, स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, परफेक्शन, 8 थंडर साउंड्स फिस्ट, एंट्री 98%, स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक, नॉट एंटर्ड 10%। 10% इम्प्रूव हो गया। जियांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस टेक्निक की डिफ़िकल्टी उसे क्लियरली महसूस हो रही थी। येलो टीआर अपर लेवल,
ये मिडिल लेवल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। अगर उसका फिजिक अभी भी बी लेवल का होता तो शायद इन कुछ घंटों में सिर्फ 2-3% ही प्रोग्रेस होती, लेकिन अब सब कुछ अलग था। तभी अचानक उसके सामने बर्फ जैसी सफ़ेद लंबी टांगें आकर रुकी। जियोंग क्रॉस लेगेड बैठा था और जब उसने ऊपर देखा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। उसने खांसी की, जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, क्लास मॉनिटर, क्या बात है? ई क्लास की लड़की ने उसकी तरफ एक छोटी सी बॉटल उछाली और ठंडे स्वर में बोली, फ्यूचर में मेडिसिन लेनी हो तो मेरे पास आना, सिर्फ 1000 युआन। जियोंग ने बॉटल देखी। ड्रैगन पिल? वो थोड़ा चौंक गया। मार्केट में ड्रैगन पिल 3000 युआन की मिलती है और जाओ चिंगली सिर्फ 1000 मांग रही है। क्लास मॉनिटर की फैमिली शायद मेडिसिन बिजनेस में है, तभी इतनी अमीर है, जियोंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, क्लास मॉनिटर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जाओ चिंगली ने भौएं चढ़ाकर उसे देखा। 1000 युआन भी नहीं? बिल्कुल नहीं, जियोंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसका पहले का बोनस कब का खत्म हो चुका था। जाओ चिंगली को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कैजुअली कहा, पैसे नहीं है तो ब्लैक बोर्ड के टास्क बोर्ड से कोई टास्क ले लो। तुमने कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्ट कर ली है, बिना मेडिसिन के काम नहीं चलेगा। ये सुनकर जियोंग का दिल थोड़ा हिला। उसने पूछा, कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्ट होने के बाद मेडिसिन लेना जरूरी होता है? जाओ चिंगली ने उसे अजीब नज़र से देखा। बिना मेडिसिन के सिर्फ अपने भरोसे कल्टीवेट करोगे, सालों लग जाएंगे, फिर भी फर्स्ट ब्रेक शायद ना हो। जियोंग ने सिर हिलाया, फिर एक और सवाल पूछा, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? क्या फ्यूचर कल्टीवेशन पर असर पड़ेगा? जाओ चिंगली ने फिर उसे ऊपर नीचे देखा। मैं कहती हूँ तुम इतने अच्छे दिखते हो, फिर भी इतने इडियट जैसे सवाल कैसे पूछते हो? सॉरी, इतने सिली सवाल कैसे पूछते हो? ये दोनों चीज़ों का क्या रिलेशन है भाई? जियोंग ने हल्की सी साई ली। क्या करें, गरीब बैकग्राउंड से हूँ, नॉलेज कम है। उम्मीद है सुंदर क्लास मॉनिटर थोड़ा एनलाइटन करेगी। जाओ चिंगली का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया, लेकिन जल्दी ही नॉर्मल हो गई। उसने शांत आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्ट होने के बाद मेडिसिन लेने का ऑलमोस्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस ध्यान रखना, हफ्ते में 5 बार से ज़्यादा नहीं। थैंक्स क्लास मॉनिटर, जियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ चिंगली ने सिर हिलाया और बॉटल की तरफ नज़र डालते हुए बोली, ये बॉटल तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जियोंग ने तुरंत मना किया, नहीं, जब पैसे कमाऊंगा तब आपसे खरीद लूंगा। पैसे का कर्ज चुकाना आसान होता है, लेकिन एहसान का कर्ज नहीं। वो हर जगह एहसान नहीं चाहता था। अनएक्सपेक्टेडली जाओ चिंगली ने थोड़ा घमंड से कहा, मैं कह रही हूँ गिफ्ट है तो गिफ्ट है, मुझे तुमसे रीपेमेंट नहीं चाहिए। तो थैंक यू क्लास मॉनिटर। जियोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जाओ किंगली ने हल्की सी स्नॉट की, ठंडी प्राउड सी एक्सप्रेशन के साथ, और अपनी बर्फ जैसी सफ़ेद लंबी टांगे हिलाते हुए मुड़कर चली गई। वो अभी ज्यादा दूर भी नहीं गई थी कि अचानक वैंग जियांग आगे आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ब्यूटीफुल क्लास मॉनिटर, मुझे भी 2-4 बॉटल दे दो ना, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। जाओ किंगली का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसके होंठ थोड़े से खुले। निकल। डैम इट। वैंग जियांग ने उस अकेली चलती हुई ऊंची फिगर को घूरते हुए देखा, चेहरा पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ। मेरे केस में क्यों नहीं काम करता ये? अरे ब्रदर वैंग, जियांग पास आया और धीरे से बोला, शायद शक्ल पर डिपेंड करता है। साले पिटना चाहता है क्या? वैंग जियांग ने मुट्ठी भींच ली। उसकी मुस्कान धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। कुछ ही देर बाद जियांग क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड के पास लगे टास्क बोर्ड पर आ गया। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर एक के बाद एक टास्क्स रिफ्रेश हो रहे थे। ये सब नॉर्मल क्लासेस में कभी नहीं दिखता था। सिर्फ एडवांस क्लास के स्टूडेंट्स जो कल्टीवेशन के बीच थोड़ा टाइम निकाल सकते थे, ये सब करके पैसे कमा सकते थे। जियांग ने बोर्ड को ध्यान से देखा। ब्लैक ईगल मार्शल आर्ट्स हॉल, टेम्पररी कोच, 200 युआन पर डे, वीकली सेटलमेंट। डेलाइट मार्शल आर्ट्स हॉल, ऑनररी स्पोक्सपर्सन, 8000 युआन पर मंथ, ग्रेड टॉप 10 रिक्वायर्ड। वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ो, बाउंटी 10,000 to 30,000 युआन,
डेंजर लेवल 3 स्टार्स। आगे जैंग काफी देर तक देखता रहा लेकिन कोई टास्क उसके लिए परफेक्ट नहीं लगा। टेम्पररी कोच का मतलब था कम से कम 1 हफ्ता बंधना। उस 1 हफ्ते में कल्टीवेशन ऑलमोस्ट रुक ही जाती। बाकी टास्क्स या तो रैंकिंग मांग रहे थे या फिर डेंजर लेवल काफी ज्यादा था। जैसे वांटेड क्रिमिनल्स का टास्क 10,000 to 30,000 युआन का रिवॉर्ड देखकर दिल तो ललचा गया, लेकिन 3 चमकते लाल स्टार्स देखकर जैंग सतर्क हो गया। पैसे की कमी थी लेकिन जान जाने का भी डर था। उसके पास ही खड़ा वैंग जियांग बोला, आजकल कोई अच्छा टास्क नहीं आ रहा, सब लो पे हाई मेहनत वाले हैं। एडवांस टेक्निक में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए ना, तब लेना टास्क सही रहेगा। एंट्री। जैंग ने सर हिलाया। वैंग जियांग हंस पड़ा। जल्दी नहीं है, जब कोई टीम टास्क रिफ्रेश हो मुझे बुला लेना, मेरे होते हुए आराम से क्लियर हो जाएगा। वो हाथ पीछे बांधकर खड़ा था, पूरा मास्टर वाइब। जैंग थोड़ा स्पीचलेस था, फिर भी बोला ओके। चाहे थोड़ा ओवर एक्टिंग लग रही थी, लेकिन सच ये था, लगभग 700 पॉइंट्स के करीब स्ट्रेंथ के साथ वैंग जियांग वाकई काफी स्ट्रॉन्ग था। उसके साथ टीम बनाने पर टास्क की डिफिकल्टी काफी कम हो जाती। ब्रदर वैंग, मैं अब निकलता हूँ, जैंग ने कहा। कल मिलते हैं, वैंग जियांग ने सर हिलाया। घर पहुंचते ही जैंग ने सबसे पहले जाओ किंगली की दी हुई मेडिसिन निकाली, ड्रैगन पिल। उसने बॉटल को हाथ में घूर कर देखा। हाई स्ट्रेंथ नैनो क्रिस्टल से बनी बॉटल, सरफेस पर हनीकोम जैसी फाइन इनग्रेविंग्स। हाथ लगाने पर थोड़ी अनइवन सी फील आ रही थी। उसने सिरिंज निकाली और मेडिसिन बॉटल से पोशन ड्रॉ किया। क्लास में उसे पहले ही सिखाया जा चुका था कैसे लगाना है। पुफ! सुई को बाजू में चुभाकर उसने धीरे धीरे कलरलेस पोशन इंजेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद शरीर के अंदर से गर्मी सी उठने लगी। शुरू हो गया। जैंग समझ गया मेडिसिन का असर एक्टिवेट हो चुका है। कल्टीवेशन। वो तुरंत क्रॉस लेगेड बैठ गया और स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक चलाने लगा। कल्टीवेशन रूट के थ्रू पोशन को पूरे मेरिडियंस में सर्कुलेट करते हुए उसे रिफाइन करने लगा। तुरंत ही झंझनाहट सी महसूस हुई। ये साइन था कि उसके शरीर के हर एक सेल मेडिसिन के असर से ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। वक्त बीत गया। 1 घंटा पलक झपकते निकल गया। स्विश! जैंग ने आंखें खोली। ज्यादातर पोशन रिफाइन हो चुकी थी। ये पावर! उसने मुट्ठी भींचकर महसूस की, जैसे लहरों की तरह ताकत अंदर से टकरा रही हो। कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था वो। पैनल देखा। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक, नॉट एंटर्ड 10% to 25%। इतना ज्यादा! जैंग सच में शॉक हो गया। सिर्फ 1 घंटा और पोशन का पूरा रिफाइन भी नहीं हुआ, फिर भी 15% जंप। और अभी भी 24 आवर्स तक बॉडी में रेसिडुअल इफेक्ट रहने वाला था। तभी तो इसका नाम ड्रैगन पिल है। अपर ए फिजिक के साथ एक बॉटल का इफेक्ट 2, 3, शायद 4 लोगों के बराबर हो सकता है। जैंग जानता था उसकी हाई ग्रेड फिजिक मेडिसिन अब्जॉर्प्शन को भी बूस्ट करती है। एक बॉटल नॉर्मल आदमी के लिए शायद एक ही लेवल, लेकिन उसके लिए 2-3 गुना फायदा। वो ये भी जानता था कि ये पहली बार लेने का इफेक्ट है। जैसे जैसे बॉडी आदत डाल लेगी, फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट कम होती जाएगी। लेकिन फिर भी बिना मेडिसिन के मुकाबले ये रास्ता काफी तेज है। अभी तक तो साइड इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन सेफ रहना ही बेहतर है। अच्छा है, लिमिटेड ही लूंगा। जैंग ने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, स्टारी स्काई रिफाइनमेंट से पहले एडवांस टेक्निक का एंट्री स्टेबल होना ही चाहिए। चैप्टर 46, चैप्टर 45, स्टार स्काई रिफाइनमेंट। अगले कुछ दिनों में जियांगे की जिंदगी एक बिल्कुल सिंपल रूटीन में आ गई। घर से स्कूल, स्कूल से घर। बस फर्क इतना था कि पहले वो क्लास 9 में था और अब की क्लास 1 का स्टूडेंट बन चुका था। रात को वो हमेशा मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर में एंटर करता। सेकेंड लेयर का वो दर्दनाक टेस्ट, जहां हर बार शरीर और मन दोनों को एक्सट्रीम पेन से गुजरना पड़ता। ऑफ कोर्स, जियांगे ने कोई अजीबोगरीब फेटिश टाइप एट्रीब्यूट अवेकन नहीं किया। उसका गोल सिंपल था,
पेन एंड्योरेंस बढ़ाना, और वैसे भी फर्स्ट लेयर के इल्यूजन रेल्म में थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिल जाता था। हर बार सेकंड लेयर के बाद वो वापस फर्स्ट लेयर जाता और खुद को थोड़ा कंफर्ट देता। इस तरह सेकंड लेयर में तोड़ना, फर्स्ट लेयर में संभालना, ब्रेक और फिर रीबिल्ड। इस रिपीटेड साइकिल के साथ जियांगे की मार्शल आर्ट्स विल सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे पेन इम्यूनिटी भी डेवलप होने लगी। और यूं ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते जनवरी का एंड आ गया। घर पर जियांगे जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठा था, आंखें धीरे से खोली। उसके सामने सिस्टम के सबटाइटल्स चमक उठे। कल्टीवेशन टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, परफेक्शन, 8 थंडर साउंड्स फिस्ट, माइनर सक्सेस 5%, स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक, एंट्री 1%। फाइनली कल स्टार स्काई रिफाइनमेंट है और बिल्कुल टाइम पर एडवांसमेंट टेक्निक का एंट्री लेवल क्रॉस हो गया। जियांगे ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो पहले उसके मन में थोड़ा सा डर था। अपर ए फिजिक के भरोसे उसने येलो टियर अपर लेवल कल्टीवेशन टेक्निक चूज की थी। अगर मंथ के एंड तक एंट्री भी ना अचीव होती तो काओ फेंग की बात सच हो जाती। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का मौका सीधा वेस्ट हो जाता। लेकिन सब कुछ स्मूथ रहा। अपर ए फिजिक ने सच में डिसअपॉइंट नहीं किया। जियांगे मुस्कुरा दिया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ आधा साल बाकी था। टॉप 10 प्रेस्टीजियस स्कूल्स, सच कहूं तो वहां घुसना मुश्किल था, लेकिन 25 स्कूल्स अलायंस, उसमें से बेस्ट चूज करना, ये उसका गोल था। मार्शल आर्ट्स में मेहनत ही सब कुछ है, और जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उन्हें और ज्यादा लड़ना पड़ता है। अब उसे ये भी पता था कि 25 स्कूल्स अलायंस का स्टैंडर्ड फर्स्ट ब्रेक जितना हाई नहीं है, लेकिन उन स्कूल्स के बीच भी क्लियर हायरार्की होती है। फर्स्ट ब्रेक के बिना बेस्ट चूज करना पॉसिबल ही नहीं। 900 पॉइंट्स, जियांगे ने मन ही मन कैलकुलेट किया। अभी भी टारगेट से 300 पॉइंट्स पीछे हूँ। भले ही रीसेंट टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी करंट स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर भी 900 पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड अभी भी इंटिमिडेटिंग लगता था। मार्शल आर्ट्स के 4 असेसमेंट स्टैंडर्ड्स। 300 पॉइंट्स स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन, 300 पॉइंट्स फर्स्ट ब्रेक अचीव करना, 300 पॉइंट्स फर्स्ट ब्रेक के अंदर इम्प्रूवमेंट, टॉप 10 स्कूल्स का मिनिमम स्टैंडर्ड, और फुल स्कोर 1200 पॉइंट्स, वो सिर्फ सेकंड ब्रेक के बाद पॉसिबल होता है। जियांगे जानता था 900 पॉइंट्स अचीव करना आसानी से नहीं होने वाला, पर उसने जानबूझकर टारगेट ज़्यादा रखा था ताकि खुद को पुश कर सके। अगर मैंने बॉडी रिफाइनिंग या फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट टेक्निक चूज की होती, जियांगे ने धीरे से सिर हिलाया, तो एंट्रेंस एग्जाम से पहले फर्स्ट ब्रेक पॉसिबल ही नहीं होता। दोनों टेक्निक्स को फर्स्ट ब्रेक के लिए 10+ स्टार स्काई रिफाइनमेंट्स चाहिए होते हैं। न तो उसके पास इतना पैसा था, न ही स्कूल आधे साल में इतने रिफाइनमेंट्स अरेंज कर सकता था। सिर्फ स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक ही ऑप्शन थी। कम रिफाइनमेंट्स चाहिए, बस डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा कि ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। एंट्री तो सिर्फ शुरुआत है। जियांगे बिल्कुल क्लियर था। लाइफ शैकल्स तोड़ने के लिए कम से कम माइनर सक्सेस चाहिए, और ये लेवल बहुत ही मुश्किल है। और फिर भी एडवांसमेंट टेक्निक का माइनर सक्सेस डज नॉट इक्वल फर्स्ट ब्रेक। सब कुछ डिपेंड करता है लाइफ स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड पर, और वो थ्रेशोल्ड सिर्फ स्टार स्काई रिफाइनमेंट से ही क्रॉस होता है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट, जियांगे धीरे से बोला। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टार स्काई एनर्जी से फ्लैश को रिफाइन और प्योरीफाई करना, ये प्रोसेस सिर्फ रिफाइनिंग टेक्निक से पॉसिबल नहीं होता। रिफाइनिंग टेक्निक्स तो बस गाइड होती हैं। सिंपल शब्दों में, रिफाइनिंग टेक्निक्स बॉडी को मॉडिफाई करती हैं, फाउंडेशन और स्ट्रेंथ बिल्ड करती हैं, ताकि बॉडी स्टार स्काई एनर्जी को हैंडल कर सके। हाई लेवल टेक्निक्स ज़्यादा स्टार स्काई एनर्जी अब्जॉर्ब कर पाती हैं, लो लेवल कम। आखिर में कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, ये पूरी तरह से टैलेंट की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट। एब्जॉर्प्शन के 2 मीनिंग्स होते हैं। पहला लेवल,
बाहर की स्टार्स का एनर्जी को अपने शरीर के अंदर अब्जॉर्ब करना। दूसरा लेवल, जो स्टार्स का एनर्जी बॉडी के अंदर आ चुकी हो उसे रिफाइन करके अपनी खुद की पावर बनाना। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स टैलेंट, उतनी ही ज़्यादा स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकती है। अगर स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब ही ना हो तो चाहे कल्टीवेशन टेक्निक कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आखिर में वो सिर्फ कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ही रहेगा। ऐसे लोग थर्मल वेपन्स के सामने बिल्कुल बेकार होते हैं। लेकिन जैसे ही स्टार एनर्जी इन्वॉल्व होती है, सब कुछ बदल जाता है। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर आर्टिलरी से नहीं डरता। इसी वजह से इस दुनिया में टैलेंट को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मार्शल आर्ट्स टैलेंट ही स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स का फाउंडेशन है। इसके बिना चाहे कल्टीवेशन टेक्निक्स रोज़ प्रैक्टिस करो, स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब ही नहीं होगी। सुनने में आया है कि ओरिजिनल टैलेंट की स्टार एनर्जी अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी बहुत लो होती है। कितनी लो, ये जियांग ये को भी नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल वरिड नहीं था। एफिशिएंसी कम है तो क्या हुआ? स्टार स्काई रिफाइनमेंट का टाइम लिमिट नहीं होता। जब तक चाहो, जब तक बॉडी अलाउ करे, कंटिन्यू किया जा सकता है। एफिशिएंसी कम है तो टाइम से कवर कर लो, परसिस्टेंस से। और वैसे भी जियांग ये ने अपनी जेब से एक नज़ाकत भरी मेटल बोतल निकाली। ये उसे चेंजीलू ने अलविदा के वक्त गिफ्ट की थी। एक ऐसी चीज़ जो स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करने में मदद करती है। ऊपर से सिस्टम के इफ़ेक्ट से इसका वैल्यू 200% बूस्ट हो चुका था। पॉप! बॉटल का कैप खुलते ही एक मीठी और ताज़ा खुशबू हवा में फैल गई। धूप में बॉटल के अंदर एक लाइट पर्पल लिक्विड चमक रहा था, बिल्कुल लिक्विड एम्बर जैसा, क्रिस्टल क्लियर। अंदर फेंट सा स्टारलाइट शिमर कर रहा था। स्टार सी नेक्टर। जियांग ये पहले ही इसका नाम जानता था। उसकी जानकारी के हिसाब से ये चीज़ पूरी वेस्ट माउंटेन प्रोविंस में बहुत ही रेयर है। आखिर वेस्ट माउंटेन प्रोविंस वेस्ट 10 प्रोविंसेस में भी एक बैकवर्ड रीजन है। इस दुनिया में ब्लू स्टार फेडरेशन को 4 हिस्सों में बांटा गया है: ईस्टर्न डोमेन 10 प्रोविंसेस, सदर्न डोमेन 10 प्रोविंसेस, नॉर्दर्न डोमेन 10 प्रोविंसेस और वेस्ट 10 प्रोविंसेस। इनमें ईस्टर्न और सदर्न डोमेन सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, और ये स्टार सी नेक्टर सिर्फ उन्हीं दूर के डेवलप्ड ईस्टर्न डोमेन्स में मिलता है, और उसकी प्राइस सोच से भी बाहर। सिर्फ ये छोटी सी बॉटल $10,000 से ज़्यादा की होगी। 10,000! जियांग ये के दिमाग में एक हंसती हुई खूबसूरत शक्ल उभर आई। ये फेवर लेना आसान है, लेकिन चुकाना बिल्कुल भी आसान नहीं। चेंजीलू के बैकग्राउंड के लिए शायद ये अमाउंट कुछ भी ना हो, लेकिन जियांग ये के लिए ये मदद बहुत ज़्यादा प्रेशियस थी। चेंजीलू की बात सोचते हुए उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने काओ फंग से भी पूछा था, लेकिन काओ फंग ने कहा था मार्शल आर्ट्स क्लास में पूछना, क्लास के बाद मुझे काम है। उस पल जियांग ये को अपने पुराने क्लास 9 के क्लासमेट्स के लिए थोड़ी सिंपैथी महसूस हुई। चेंजीलू का उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट देना ये वाकई बहुत रेयर था। उसका चेहरा वैसे भी लोगों पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है, ऊपर से डिसिप्लिन्ड कल्टीवेशन, टीचर्स का फेवर मिलना समझ आता है। लेकिन चेंजीलू का बिहेवियर वो उस तरह का नहीं लगता था। ज़रूर कोई और वजह थी। वो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों है? जियांग ये ने थोड़ी देर सोचा, फिर बात को वहीं छोड़ दिया। अभी ये सब पास्ट हो चुका था। अगर फ्यूचर में दोबारा मिलने का मौका मिला तो शायद रीज़न भी मिल जाए। लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कल का स्टार स्काई रिफाइनमेंट, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। जियांग ये ने आंखें बंद की। सेकेंड लेयर में एंटर करके उसने फिर से वो दर्दनाक टेस्ट शुरू कर दिया। कल के लिए फाइनल प्रिपरेशन। अगला दिन एन सिटी का आसमान बिल्कुल साफ था। आज संडे था, फिर भी एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल का सीनियर सेक्शन लोगों से भरा हुआ था। सीनियर स्टूडेंट्स के लिए हॉलिडे जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए फाइनल स्प्रिंट होती है। स्कूल पहुंचते ही जियांग ये सीधा अपनी क्लास में चला गया। सीनियर 1 क्लासरूम में काओ फंग पहले से ही स्टेज पर खड़ा था। सब लोग तैयार हो जाओ, काओ फंग ने कहा।
थोड़ी देर में स्कूल गेट पर असेंबल करेंगे। यस, क्लास में मूवमेंट शुरू हो गई। कुछ ही देर में जियांग ये भी भीड़ के साथ बाहर निकल गया। पूरी क्लास 1 एक भी स्टूडेंट नहीं छोड़ा गया। सब स्टार स्काई रिफाइनमेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। ये होती है की क्लास की स्ट्रेंथ। दूसरी तरफ सीनियर के ऑर्डिनरी क्लासेस, 10 से ज़्यादा क्लासेस होने के बाद भी एक भी स्टूडेंट नहीं। जियांग ये ने मन ही मन साय किया। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स और की क्लास के बीच का गैप सच में बहुत बड़ा है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का क्वालिफिकेशन, स्टार मार्शल आर्ट्स टेक्निक का परफेक्शन। की क्लास के सब स्टूडेंट्स इस लेवल तक पहुंच चुके थे। ऑर्डिनरी क्लासेस, उसके अलावा कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ। ये सिर्फ मेहनत का फर्क नहीं था, टैलेंट का गैप था। और ये गैप कभी-कभी पैसा भी नहीं भर पाता। कुछ ही पल बाद क्लास 1 के साथ जियांग ये स्कूल बस में चढ़ गया। बस धीरे धीरे चल पड़ी, डेस्टिनेशन स्टार स्काई रिफाइनमेंट साइट। बस के अंदर जियांग ने आसपास देखा और कुछ अजनबी चेहरे नोटिस किए। ये लोग उनकी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं लग रहे थे। वो 3 लोग सेकेंड ईयर के हैं। साइड में बैठे वांग जियांग ने एक्सप्लेन किया। जियांग थोड़ा सा चौंक गया। उसे पता था कि एडवांस्ड क्लास के कुछ स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में ही कल्टिवेशन टेक्निक परफेक्शन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तो जनवरी ही था, सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर भी खत्म नहीं हुआ था और वो लोग ऑलरेडी परफेक्शन पर पहुंच गए। अगर उस टाइम जियांग होता तो शायद वो अभी भी एंट्री स्टेज में ही होता। वांग जियांग ने बाहें फोल्ड करते हुए कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? पिछले साल इसी टाइम पर हमारे बैच में ही 5 लोग परफेक्शन तक पहुंच गए थे। ब्रदर वांग वाकई इम्प्रेसिव हो, जियांग ने नेचुरली कहा। इन कुछ दिनों में वांग जियांग के बोलने का अंदाज समझ चुका था। ये बंदा कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता, बात में हमेशा एक इम्प्लिसिट चैलेंज छुपा होता। जैसे अभी 5 लोगों का जिक्र किया है, तो ऑब्वियस है वांग जियांग खुद उनमें से एक था, वरना वो इस बात को खासकर मेंशन ही क्यों करता। जियांग की तारीफ सुनकर वांग जियांग ने ठंडी सांस ली और बोला, तुझसे बात करके अच्छा लगता है, स्क्वाड लीडर जाओ जैसे नहीं, वो तो बात बात पर लोगों पर भड़क जाती है। जियांग मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। जाओ किंगली अमीर घर की थी, ऐसे लोगों के लिए चाहे आसमान से भी झगड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गरीब लोगों को ही हर बात में सोशल बैलेंस संभालना पड़ता है। उसने कैजुअली पूछा, वैसे स्क्वाड लीडर जाओ ने परफेक्शन कब अचीव किया? वांग जियांग बोला, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के शुरू में ही। इतनी जल्दी? जियांग थोड़ा सरप्राइज हो गया। 1-1.5 साल हो गए और अभी तक स्क्वाड लीडर ने फर्स्ट ब्रेक भी नहीं किया। वांग जियांग ने कामली जवाब दिया, वो स्टार मार्शल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड कल्टिवेट करती है। उसमें फर्स्ट ब्रेक के लिए 10 से ज़्यादा स्टार स्काई रिफाइनमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन बस थोड़ा ही रह गया है। अगले सेमेस्टर तक ब्रेक थ्रू हो ही जाएगी। जियांग ने समझते हुए नोट किया। जाओ किंगली अक्सर इनर स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करती थी, इसलिए जियांग कभी समझ ही नहीं पाया कि वो कौन सी रिफाइनिंग टेक्निक यूज़ कर रही है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्क्वाड लीडर ने भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट चूज़ किया होगा। जियांग ने हल्की सी सांस ली। लगता है मेरे जैसे लोग जो डायरेक्टली एडवांसमेंट टेक्निक चूज़ करते हैं बहुत कम होते हैं। वांग जियांग हंस पड़ा। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक सिर्फ जीनियसेस ही कल्टिवेट करते हैं। जब मैंने ये टेक्निक चूज़ की थी तो मुझे पूरे 3 महीने लगे थे सिर्फ एंट्री लेवल तक पहुंचने में। उसने जियांग की तरफ देखा और बोला, मेरी सलाह है तुम थोड़े महीने रुक जाओ, जब तक एडवांसमेंट टेक्निक एंट्री लेवल पर स्टेबल ना हो जाए, स्टार स्काई रिफाइनमेंट में जाना वेस्ट है। जियांग बस मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बातों ही बातों में बस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई थी, एक क्यूब शेप्ड ब्लू बिल्डिंग के बाहर। बस से उतरते ही जियांग ने देखा कि यहाँ पहले से ही काफ़ी स्टूडेंट्स जमा थे। आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल और आन सिटी 2nd हाई स्कूल। जियांग ने आगे देखा। इस बार के स्टार स्काई रिफाइनमेंट में सिर्फ 3 मेजर हाई स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। 2nd हाई स्कूल का हाल लगभग 3rd हाई स्कूल जैसा ही था, अराउंड 100 के आसपास स्टूडेंट्स। लेकिन आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल, वहाँ तो
300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल सच में पावर हाउसेस से भरा हुआ है। जियांग ने उन स्टूडेंट्स पर नज़र डालते हुए मन ही मन साई किया। आन सिटी का सबसे बेस्ट स्कूल होने के नाते यहाँ के स्टूडेंट्स का ओवरऑल क्वालिटी बाकी स्कूल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। न्यूबॉर्न टैलेंट्स के बीच भी क्लियर गैप दिख रहा था, जैसे मिडिल ए लेवल मॉडल बॉडी। पूरे आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल में एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था, और सिर्फ आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल में ही ऐसे 5 स्टूडेंट्स मौजूद थे। जियांग ने ध्यान से देखा, लेकिन कहीं भी अपर ए लेवल फिजिक वाला कोई नहीं दिखा। क्या मेरा अपर ए लेवल मॉडल बॉडी पूरे न्यूबॉर्न टैलेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिक है? ये ख्याल अचानक उसके दिमाग में आया। तभी उसकी नज़र एक पहचानी हुई बड़ी सिर वाली फिगर पर पड़ी। लिन श्वान, वही लिन श्वान जिसके साथ उसने पहले ट्रेनिंग की थी। और लिन श्वान के बगल में एक और लड़का खड़ा था, जिसका सिर और भी बड़ा था, घुंघराले बाल, चेहरे पर एक्ने भरे हुए। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अगली लग रहा था, लेकिन सिर्फ चेहरा देखकर जज मत करो। उसके आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसे आंखों में खौफ और इज्जत के साथ देख रहे थे। अन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का पूरे स्कूल का फर्स्ट लिन यीशु। उसके पास ही खड़ा वैंगजियांग भी उस आदमी को काफी सतर्क नजरों से देख रहा था। लिन यीशु? जियांगे ने नाम सुना और मन ही मन सोचा, ये लिन श्वान का भाई है क्या? क्या बचपन में सबने सानलू मिल्क पाउडर पिया था क्या? सर इतने बड़े कैसे हो गए? इसी वक्त लिन श्वान की नज़र भी जियांगे पर पड़ी। जियांगे? लिन श्वान थोड़ा सरप्राइज हो गया। अंदर ही अंदर सोचा, तो ये एडवांस्ड क्लास में आ गया है। नो वंडर, यही वो ओपोनेंट है जो मुझे हरा चुका था। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन ये ओरिजिनल टैलेंट है, इतनी जल्दी स्टार स्काई रिफाइनमेंट में आ गया। इस बार तो मैं इसे कंप्लीटली क्रश कर दूंगा। दूसरी तरफ ई लेवल गर्ल जाओ चिंगली भी नंबर 1 हाई स्कूल के ग्रुप को देख रही थी। सिर्फ अन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के लोग ही उसके अंदर कंपेटिटिवनेस जगा सकते थे। बाकी क्लासमेट्स, उन्हें तो वो कब का इग्नोर कर चुकी थी। मेरा टारगेट। जाओ चिंगली की नज़र सीधी लिन यीशु पर जा टिकी। वो अन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट था और पूरे अन सिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग हाई स्कूलर भी। हमेशा से वो उससे सरपास करना चाहती थी। शायद लिन यीशु ने उसकी नज़र महसूस कर ली। वो हंसा, अपने पीले दाग वाले दांत दिखाते हुए। फिर उसकी नज़र सीधी जाओ चिंगली की स्नो वाइट लेग्स पर चली गई, बिल्कुल भी शर्माए बिना, बेशर्मी से घूरते हुए। सो डिस्गस्टिंग। जाओ चिंगली ने अपनी नाजुक भौहें सिकोड़ लीं। लिन यीशु बेहद घिनौना लगता था। बड़ा सर, एक्ने से भरा चेहरा, पीले दांत और हवसी आंखें। सिर्फ उसे देखना ही उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। लेकिन चाहे जितना भी नफरत हो, जाओ चिंगली जानती थी कि लिन यीशु का स्कोर 849 तक पहुंच चुका था, जो उसके करंट स्कोर से ज्यादा था। एक दिन जाओ चिंगली ने दांत भींचते हुए सोचा, मैं इस इंसान को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। वो पूरी तरह विश्वास करती थी, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो पैसा ना खरीद सके, और अगर कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही तो बस मतलब है पैसा अभी काफ़ी नहीं है। ब्रो, बस देखना बंद कर। लिन श्वान ने अपने सामने खड़े एक्ने फेस यूथ को देखकर साई किया। उसका बाप बिजनेस वर्ल्ड का जायंट है और माँ एक स्टार प्रोफेशनल। वो लोग हमारी पहुंच से बाहर हैं। लिन यीशु ने बिल्कुल इंडिफरेंट टोन में कहा, तू मुझे तेरे जैसा समझता है क्या? मैं तो सिर्फ ब्यूटी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इतना हाई स्कोर अचीव करने के लिए कौन सा मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स मिल के बिना होता है? अगर सिर्फ खूबसूरती से ही मन हिल जाता तो 800+ स्कोर लाना नामुमकिन होता। वैसे भी वर्चुअल स्टार स्काई एग्जाम में मार्शल आर्ट्स विल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लिन यीशु के लिए ज़्यादा सुंदर चेहरे देखना सिर्फ शौक नहीं था, ये उसके लिए मार्शल आर्ट्स विल ट्रेनिंग का एक तरीका था। जैसे अभी जाओ चिंगली जैसी टॉप क्लास ब्यूटी के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में घिन देखना,
उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उठ रही थी। उसे महसूस हुआ उसका मार्शल आर्ट्स विल और स्ट्रॉन्ग हो गया है। आज की स्टेट काफ़ी अच्छी है। इस बार का स्टार स्काई रिफाइनमेंट पक्का मेरा होगा। कुछ ही देर बाद वो ब्लू क्यूबिक बिल्डिंग खुल गया। वहाँ मौजूद 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ अंदर घुस गए। रिफाइनिंग पूल? अंदर जाते ही जियांगे रुक गया। उसके सामने एक बिल्कुल साई-फाई मूवी जैसा एनर्जी पूल था। पूल लगभग 100 मीटर लंबा और चौड़ा था। 2 रिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर, जैसे एक दूसरे के अंदर घूमते हुए चक्र। आउटर लेयर हाई लेवल कॉम्पोजिट मटेरियल से बनी थी, स्ट्रीमलाइंड फ्रेमवर्क के साथ, जिसकी सरफेस पर कॉम्प्लेक्स एनर्जी गाइडिंग पैटर्न्स एनग्रेव्ड थे। इनर रिंग स्ट्रक्चर ग्राउंड से आधा मीटर ऊपर एनर्जी बेस पर सस्पेंडेड था, जैसे पूरा पूल जमीन के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डोम पूरे एरिया को कवर कर रहा था। पूरा स्पेस बिल्कुल सील्ड। हुश! अचानक सिल्वर ब्लैक आर्मर पहने एक मिडिल एज्ड आदमी मिड एयर में अपीयर हुआ। स्टार स्काई रिफाइनमेंट अब शुरू होने वाला है। सब लोग रिफाइनिंग पूल में प्रवेश करें। सिल्वर ब्लैक आर्मर वाले आदमी की शेर जैसी आंखें भीड़ पर घूमी। उसकी आवाज भारी और अथॉरिटेटिव थी, पूरे हॉल में गूंज उठी। जैसे ही सिल्वर ब्लैक आर्मर पहने आदमी की आवाज गिरी, बज़! रिफाइनिंग पोल के ऊपर बने पैसेजेस एक के बाद एक खुलने लगे। आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स रिफाइनिंग पूल में प्रवेश करें। काओफंग नंबर 3 हाई स्कूल की टीम के आगे खड़े होकर जोर से बोल उठे। आवाज सुनते ही सब लोग पैसेजेस की तरफ बढ़ने लगे। क्लास 1 की मेंबर जेंग शुएक्विन इस बार भी नेचुरली आई थी। चलते चलते उसकी नज़र अनजाने में जैंग ये की तरफ चली गई। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। इस रिफाइनमेंट के बाद मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। उम्मीद है तुम ग्रेड के टॉप 100 से बाहर न गिर जाओ। ये बातें उसने सिर्फ अपने दिल में कहीं। ये भी उसका पहला स्टार स्काई रिफाइनमेंट था। इसमें कोई शक नहीं था। न्यूबॉर्न टैलेंट की स्ट्रेंथ रिफाइनमेंट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। जब एक बार स्टार एनर्जी रिफाइन हो जाए तो इंसान सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहता। वो सच में स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर कदम रख देता है। इसके मुकाबले ओरिजिनल टैलेंट को लोअर टैलेंट कहा जाता है, क्योंकि उसकी स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का ओरिजिनल टैलेंट पर असर बहुत कम होता है। और जेंग शुएक्विन को ये भी पता था कि कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन के बाद भी जियांग ये ने सबसे मुश्किल एडवांस रिफाइनिंग टेक्निक चूज की थी। ये क्या सोच रहा है? जेंग शुएक्विन को समझ नहीं आ रहा था। ओरिजिनल टैलेंट वैसे ही स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता और ऊपर से एडवांस टेक्निक चूज कर ली। वो स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब भी कर पाएगा क्या? एडवांस टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा स्टार एनर्जी को अकोमोडेट कर सकती है, लेकिन सवाल ये था कि चाहे जियांग ये अब्जॉर्ब कर भी ले, क्या वो उसे रिफाइन कर पाएगा? अगर रिफाइन नहीं कर पाया तो सब बेकार, क्योंकि जो स्टार एनर्जी रिफाइन नहीं होती वो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाती है। सिर्फ वही स्टार एनर्जी जो पूरी तरह रिफाइन होकर बॉडी का हिस्सा बन जाए, वही असल में अपनी होती है। और ओरिजिनल टैलेंट की लो अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी के साथ 10 में से 9 हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ये गैम्बल खेल रहा है, जेंग शुएक्विन ने मन ही मन सोचा। उसने कई सिनेरियोज इमेजिन कर लिए, फिर आंखें बंद करके हल्की सी सांस भरी। पुअर फैमिली से आकर जेंग ये यहाँ तक पहुँच गया, ये खुद में काफ़ी रिमार्केबल है। लेकिन ओरिजिनल टैलेंट आखिरकार लोअर टैलेंट ही होता है। किस्मत से लड़ना ऐसा होता ही नहीं। इसी बीच वहाँ मौजूद 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रिफाइनिंग पूल के अंदर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। ज़मीन पर गोल गोल सर्कल्स बने हुए थे। हर सर्कल एक रिफाइनिंग पोजीशन को दर्शाता था। जियांग ये ने भी एक जगह ढूंढकर वहाँ बैठ गया, रिफाइनमेंट के शुरू होने का इंतज़ार करते हुए। हुश! सिल्वर ब्लैक आर्मर्ड आदमी दोबारा रिफाइनिंग पूल के ऊपर अपीयर हुआ। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। उसकी आवाज़ भारी थी,
जितना हो सके उतनी देर तक एंड्योर करो, अपनी स्ट्रेंथ को खुद मेजर करो। फिर उसने कहा, इस स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एनर्जी सोर्स मर्क्यूरी से आता है। बोलते हुए उसने कई क्रिस्टल जैसे एनर्जी बॉल्स एनर्जी बेस में फेंके। बज़! रिफाइनिंग पूल के आसपास बनी एनर्जी डाइवर्जन लाइंस तुरंत चमक उठीं। स्टार प्रोफेशनल, वांग जियांग ने आर्मर्ड आदमी को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। स्टार प्रोफेशनल? जियांग ये ने कन्फ्यूजन में पूछा। वांग जियांग ने गहरी सांस ली। स्टार प्रोफेशनल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले प्रोफेशंस में से एक है। यही मेरा फ्यूचर गोल है। सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव? जियांग ये थोड़ा सरप्राइज था। उसने पहले कभी नहीं सुना था। वांग जियांग ने सिर हिलाया। तुम्हारा ना जानना नॉर्मल है। कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में कॉमन लोगों को बताया ही नहीं जाता। तुम्हें पता है क्लास मॉनिटर इतनी रिच क्यों है? वांग जियांग ने धीमी आवाज में कहा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसके फादर बिजनेस टाइकून है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी माँ एक स्टार प्रोफेशनल है। स्टार प्रोफेशनल? जियांग ये ने धीरे से रिपीट किया। वांग जियांग ने आगे झुककर कहा, स्टार प्रोफेशनल्स प्लैनेट्स के बीच ट्रैवल कर सकते हैं। उनका काम होता है स्टार स्काई एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना। ब्लू स्टार पर जितने भी स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, उन सबको रोज़ाना बेहद ज़्यादा स्टार स्काई एनर्जी चाहिए। तो ये स्टार स्काई एनर्जी आती कहाँ से है? वांग जियांग की आंखों में जुनून चमक उठा। सब स्टार प्रोफेशनल्स लाते हैं। इस बिजनेस का प्रॉफिट तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वांग जियांग का टोन गर्म हो गया। जियांग ये बेइख्तियार सांस रोक गया। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था और ये नॉर्मल भी था। आखिर ये उसकी जिंदगी का पहला स्टार रिफाइनमेंट था। इन चीज़ों के बारे में ना जानना बिल्कुल नेचुरल था। वांग जियांग बोलता रहा, स्टार एनर्जी बहुत महंगी होती है। यहाँ जो यूज़ हो रही है ना, ये 100 गुना से ज़्यादा डाइल्यूट की गई है। फिर भी एक रिफाइनमेंट का खर्चा $10,000 से कम नहीं होता। स्टार प्रोफेशनल्स जब स्टारी स्काई एक्सप्लोर करते हैं और बस थोड़ी सी प्राइमोर्डियल एनर्जी पॉकेट में डाल लेते हैं, तो उसकी वैल्यू सीधा करोड़ों में होती है। करोड़ों? जियांग ये ने जुबान क्लिक की। एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। आम लोग तो छोड़ो, जो लोग महीने का 10,000 कमाते हैं, साल का 1 मिलियन, उन्हें भी 10 मिलियन कमाने में 10 साल लग जाते हैं। और यहाँ स्टार प्रोफेशनल्स के लिए ये सिर्फ हाथ हिलाने जैसा था। अमीर और गरीब के बीच का गैप सच में इमेजिनेशन से बाहर है। जियांग ये ने हल्की सी साई भरी। बज़! अचानक ऊपर ग्लास डोम पर तारों की रोशनी चमकने लगी। अगले ही पल जमीन पर पतली पतली दरारें खुल गईं। उन दरारों से चांदी जैसी स्टारलाइट घनी धुंध की तरह निकलने लगी और ऊपर के डोम की रोशनी से मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब लोग सच में स्टार सी के बीच खड़े हों। सिल्वर ब्लैक आर्मर पहने आदमी की आवाज़ गूंजी, स्टार स्काई रिफाइनमेंट असल स्टारी स्काई का एक सिम्युलेशन है। भविष्य में अगर तुम में से कोई स्टार प्रोफेशनल बना, तो तुम सच में इस चमकते हुए यूनिवर्स के नीचे रिफाइनमेंट कर पाओगे। फेडरेशन एग्जामिनेशन ब्यूरो के जरिए तुम स्टार प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जियांग ये का दिल हल्का सा हिल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये स्टार प्रोफेशनल यहीं पर रिक्रूटमेंट का जिक्र करेगा। फायदे तो काफ़ी लगते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े खतरे भी छुपे होंगे। उसके दिमाग में तुरंत एक नाम आया, शैडो डिजास्टर। शैडो डिजास्टर सिर्फ ब्लू स्टार पर नहीं होता। पूरी सोलार सिस्टम में कई प्लैनेट्स के कॉस्मिक बेसिस शैडो डिजास्टर का शिकार हो चुके हैं। ब्लू स्टार पर मार्शल आर्टिस्ट्स की कमी नहीं, इसलिए यहाँ डिजास्टर्स को टाइम पर कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पर वहाँ ये गारंटी नहीं होती। इसी सोच के बीच स्टार रिफाइनमेंट ऑफिशियली शुरू हो चुका था। वहाँ मौजूद 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक के बाद एक आंखें बंद करने लगे।
सबने अपनी अपनी रिफाइनिंग टेक्निक्स चलानी शुरू कर दी स्टार लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए। यही स्टार एनर्जी? जियांग ये ने अपने आसपास चमकती स्टार लाइट को महसूस किया। देखने में ये रोशनी खूबसूरत और रोमांटिक लग रही थी, लेकिन असल में ये बेहद खतरनाक थी। उसने देखा कुछ स्टूडेंट्स के चेहरों पर दर्द के भाव उभर आए थे। शुरू करते हैं। जियांग ये ने क्रॉस लेगेड बैठते हुए गहरी सांस ली। उसके दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। पिछले पूरे महीने की पेनफुल ट्रेनिंग इसी पल के लिए तो थी। उसने आंखें बंद की और स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक चलानी शुरू कर दी। अगले ही पल हू, जियांग ये के पोर्स छोटे छोटे व्हर्लपूल्स की तरह खुल गए। आसपास की सिल्वर स्टारलाइट सीधी उसके पोर्स के थ्रू उसके शरीर में घुसने लगी। अगले ही सेकंड ऐसा लगा जैसे उसके पोर्स को छोटी छुरी से खुरचा जा रहा हो। तेज चुभने वाला दर्द लहरों की तरह उठा। बस इतना ही? जियांग ये का चेहरा बिल्कुल शांत था। ये दर्द उसके लिए बिल्कुल मैनेजेबल था। उसकी भौएं तक नहीं हिली। पावर और बढ़ाओ। उसने गहरी सांस ली और पूरी तरह से प्रोसेस में डूब गया। सांस के साथ भी स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकती थी। उसने अपनी कोशिश और तेज कर दी। सारे पोर्स खोलकर आसपास की स्टारलाइट को जोर से खींच लिया। हू, एक चमकती सिल्वर रोशनी जियांग ये के शरीर की सतह कर फैलने लगी। चैप्टर 49। जियांग ये ने अपनी पावर कंटिन्यूअसली पुश करनी शुरू की। आसपास की सिल्वर स्टारलाइट एक के बाद एक उसके शरीर में घुस रही थी। ये स्टारलाइट जो अपनी एनर्जी में इनक्रेडिबली वायलेंट थी, जियांग ये के बॉडी में बहुत रफ मैनर से फ्लो कर रही थी। और सब कुछ हो रहा था स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक के ऑपरेशन के अंडर। ये स्टारी स्काई एनर्जीज उसके पूरे मेरिडियंस में फ्लो कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी एसेंस को क्लेंस कर रही हो, काउंटलेस इनविजिबल ब्लेड्स की तरह जो उसके बॉडी के सील्ड मेरिडियंस को खोल रहे हो। क्या मेरी सेल्स मेटामॉर्फोसिस अंडरगो कर रही हैं? जियांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये स्टारलाइट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ कैरी कर रही थी। उसकी सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर रही थी, रैपिडली उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर रही थी। लेकिन ये प्रोसेस एक्सट्रीमली पेनफुल था। कुछ ही मिनट बाद जियांग ये ने अनबेरेबल दर्द फील करना शुरू किया। लेकिन अगले ही मोमेंट बस अचानक उसका माइंड इनकम्पेरेबली पीसफुल हो गया। उसका कॉन्शियसनेस मिरर की तरह क्लियर, जैसे सब डिस्ट्रैक्शंस दूर हो गई हों। पेन स्टेट में एंटर हो गया, जियांग ये ने सीक्रेटली नोट किया। फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी। ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ पेन, all attributes receive a considerable increase, temporary. The deeper the pain, the higher the enhancement. Determined in adversity. In a state of pain, one can maintain absolute clarity, steadfast in heart, unaffected by all hardships. जियांग ये जैसे ही पेन स्टेट में एंटर हुआ, ये दोनों इफेक्ट्स एक्टिवेट हो गए। सब एट्रीब्यूट्स का इन्हांसमेंट तुरंत उसके पेन को कंसिडरेबली रिड्यूस कर दिया। ये देखते ही जियांग ये ने अगला स्टेप रिसीव किया। उसने स्टारी स्काई एनर्जीज को गाइड किया नीचे के एब्डोमेन में खुली स्पेस की तरफ। गुआन युएन एक्यूपॉइंट, जियांग ये ने सेंस किया। गुआन युएन एक्यूपॉइंट लोअर एब्डोमेन में होता है, जैसे लेजेंडरी डान तिएन। एडवांसमेंट टेक्निक के एंट्री के बाद ये लोकेशन में एक छोटी सी स्पेस ओपन हो जाती है और ये स्पेस स्टारी स्काई एनर्जी को अकोमोडेट करने के लिए होती है। जियांग ये इसे डायरेक्टली नहीं देख सकता, लेकिन सेंस कर सकता है। उसके गुआन युएन एक्यूपॉइंट में ऑलरेडी एक स्पेस ओपन हो चुकी थी। जैसे ही पहली स्टारलाइट रे उस स्पेस में घुसी, एक कंफर्ट का सेंसेशन पूरे शरीर में स्प्रेड हो गया। सक्सीड, जियांग ये के लिप्स पर हल्की स्माइल आई। स्टारी एनर्जी टेम्पररीली यहीं स्टोर हो गई। शॉर्ट टर्म में ये डिसिपेट नहीं होगी। जब तक जियांग ये इसे टाइम पर रिफाइन करेगा, ये कंप्लीटली उसकी बन जाएगी। ये तो सिर्फ पहली रे है,
इस बार का स्टार स्काई रिफाइनमेंट गुआन यूएन एक्यूपॉइंट को कंप्लीटली फिल किए बिना कुछ काम का नहीं, जियांग ये ने सीक्रेटली सोचा। थोड़ी देर बाद जियांग ये ने एक शॉकिंग बात नोटिस की। मैंने तो बाहर से 100 रेज ऑफ स्टारलाइट अब्जॉर्ब की और एंड में सिर्फ एक ही रे गुआन यूएन एक्यूपॉइंट में घुसी, बाकी सब डिसिपेट हो गई। इसीलिए ओरिजिनल टैलेंट को लोअर टैलेंट कहा जाता है। उसकी अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी 1% से भी कम थी। ऐसे रेट पर शायद उसे पूरा दिन यहाँ बिताना पड़े गुआन यूएन एक्यूपॉइंट को फिल करने के लिए। एक दिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जियांग ये ने साइलेंटली नोट किया। ये दर्द सेकेंड लेयर ऑफ मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर से कम था। कंटिन्यू, जियांग ये ने एनर्जी से फुल चार्ज होते हुए अब्जॉर्ब करना शुरू किया। मीनवाइल रिफाइनिंग पूल के ऊपर एक लार्ज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ मिडिल एज्ड मेन और विमेन खड़े थे, नीचे पूल की तरफ देख रहे थे। सब टीचर्स थे, 3 हाई स्कूल से, जैसे ज़ैंग जियानवू और काओ फेंग, जो बीच में खड़े थे। झाओ किंगली, ये लड़की वाकई डिसअपॉइंट नहीं करती, ज़ैंग जियानवू नीचे देखते हुए मुस्कुराया। बस कुछ ही मिनट्स में इसने 1000 रेज ऑफ स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली होंगी। उसके लेवल की एक्सपर्टीज से नेचुरली ये इजीली देख सकते थे कि स्टूडेंट्स ने कितनी स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब की। काओ फेंग ने कहा, इस लड़की का फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट टेक्निक ऑलमोस्ट ग्रेट सक्सेस लेवल पे है और अब्जॉर्प्शन स्पीड दूसरों से काफ़ी तेज़ है। ये लोगों में शायद सिर्फ लिन येशु ही उसको सरपास कर सके। ज़ैंग जियानवू ने हाँ में सर हिलाया। लिन येशु, उसका लास्ट मंथली एग्जाम स्कोर 849 था, फ्यूचर में टॉप 10 स्कूल्स का स्टूडेंट बनेगा। लेकिन झाओ किंगली, 900 पॉइंट्स हाफ ईयर में रीच करना टफ होगा। उसने थोड़ा सर हिलाया। झाओ किंगली का लास्ट मंथली एग्जाम स्कोर था 810, हाफ ईयर में 900 पॉइंट्स, काफ़ी डिफ़िकल्ट। उसके साइड में एक मिडिल एज्ड आदमी जो ब्लैक प्रैक्टिस क्लोथ्स पहने था, मुस्कुराया और बोला, पैसे से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। अगर झाओ किंगली थोड़ा और मेहनत करे तो अभी भी चांस है। ये था कांग हाईसिंग, आन सिटी नंबर 1 स्कूल का की क्लास टीचर। ज़ैंग जियानवू ने भी कुछ नहीं कहा। पैसे से सच में इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। अगर 10,000 काम नहीं करे तो 100,000, अगर 100,000 काम न करे तो 1 मिलियन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इतना हाई प्राइस पे करके टॉप 10 फेमस स्कूल में जाते हो और पेस मैच ना कर पाओ, फिर भी एलिमिनेशन का रिस्क है। उस वक्त सिर्फ पैसे पे रिलाय नहीं किया जा सकता। तभी कांग हाईसिंग ने पूछा, सुनने में आया है आपके स्कूल से कोई ओरिजिनल टैलेंट स्टूडेंट भी इस रिफाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है? ज़ैंग जियानवू ने हाँ में सर हिलाया। ये स्टूडेंट है क्या? कांग हाईसिंग ने पॉइंट किया जियांग ये की तरफ, जिसका स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करने का स्पीड नोटिसेबली स्लो था। ज़ैंग जियानवू ने कैजुअली काओ फेंग की तरफ देखा। काओ फेंग, जियांग ये ने बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक चूज़ की या फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट टेक्निक? पिछले कुछ दिनों से वो ध्यान नहीं दे रहे थे। काओ फेंग ने हाँ में सर हिलाया, हेल्पलेसली। उसने एडवांसमेंट टेक्निक चूज़ की। व्हाट? एडवांसमेंट टेक्निक? ज़ैंग जियानवू का फोरहेड थोड़ा फरो हुआ। क्यों चूज़ किया ये डिफ़िकल्ट टेक्निक? इवन झाओ किंगली भी ये टेक्निक चूज़ नहीं करती। काओ फेंग ने साय करते हुए कहा, मैंने उसे परसुएड किया, लेकिन ये किड इंसिस्ट कर गया, कुछ नहीं कर सका। कांग हाईसिंग भी सरप्राइज्ड। स्टार मार्शल आर्ट एडवांसमेंट टेक्निक? ओरिजिनल टैलेंट को इतनी जल्दी एंटर नहीं करना चाहिए था। चाहे बॉडी रिफाइनिंग हो, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हो या एडवांसमेंट टेक्निक, सबको एंट्री लेवल अचीव करना ज़रूरी है स्टार स्काई रिफाइनमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, नहीं तो ये वेस्ट ही होगा। एंट्री ना होने का मतलब अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी और भी लो होगा। ज़ैंग जियानवू ने सर हिलाया। ये नहीं कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। काओ फेंग ने सॉलमली कहा, ओरिजिनल टैलेंट की अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी L 0.9%, एंट्री ना हो तो और भी कम। ये बात सबका कॉमन कंसेंसस था। एक ऑर्डिनरी पर्सन 100 पाथ्स ऑफ स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करे, सिर्फ 1 पाथ ग्वानियोर एक्यूपॉइंट में घुसी, और न्यूबॉर्न टैलेंट जीनियसेस शायद 10 पाथ्स। डिफरेंस 10x का है। और ये तो सिर्फ अब्जॉर्प्शन स्टेज है, सब्सिक्वेंट रिफाइनमेंट में भी सेम डिफरेंसेस आएंगे।
ओरिजिनल टैलेंट को लोअर टैलेंट इसीलिए बोला जाता है। ज़ैंग जियानवू को ये प्रिंसिपल समझ आते थे, लेकिन अब वो थोड़ा स्पीचलेस फील कर रहे थे। मिस चैन बस कुछ दिन के लिए गई थी और ये किड ऑलरेडी ट्रबल क्रिएट कर रहा है। ज़ैंग जियानवू को थोड़ा हेडेक में था और ये ओल्ड चैप काओ फेंग भी इनिशियली कुछ नहीं बताया। ओरिजिनली उसने सोचा था जियांग ये एडवांसमेंट टेक्निक चूज नहीं करेगा। उसकी इनसाइट कहती थी कि ये किड सेल्फ अवेयरनेस में लैक नहीं करता, लेकिन अब ज़ैंग जियानवू ने सोचा ये टू absurd है। ऑफ कोर्स ये रियली बिग डील नहीं है, बस अगर चेन ज़िलियू फ्यूचर में पूछे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। लेट्स सी, ज़ैंग जियानवू ने सॉफ्टली साय करते हुए कहा, ये किड का मार्शल आर्ट्स विल काफ़ी एस्टॉनिशिंग है, शायद थोड़ी देर पूल में ज़्यादा रह सके। रिफाइनिंग पूल में मेरा टाइम धीरे धीरे गुजर रहा था। पल में ही कई घंटे बीत गए। इस वक्त रिफाइनिंग पूल में काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके चेहरे ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस के साथ पूरे बॉडी में कांप रहा था। स्टार स्काई एनर्जी के एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी को रूट से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल सेल्स का फ्रैक्चर और रीअसेंबली जैसे है। जितनी देर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उतना ही पेन इंटेंस होता है, लेकिन बेनिफिट्स भी उतने ही बड़े होते हैं। आखिरकार एक बंदा और बेर नहीं कर सका, चिल्लाया और रिफाइनिंग पूल से भाग गया, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। वो पैसेजवे से एग्जिट हुआ। कुछ ही देर में एक के बाद एक लोग ट्रेम्बल करते हुए उठ के पूल छोड़ने लगे। टाइम गुजर रहा था और पल में ही स्टार स्काई रिफाइनमेंट 3 घंटे हो गए और 100+ लोग सक्सेसिवली रिफाइनिंग पूल छोड़ चुके थे। सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पर ज़ैंग जियांगवू इस सीन को देखते हुए स्लाइटली नॉड किया। जो लोग पहली बार स्टार स्काई रिफाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने नॉर्मली अपनी रिफाइनमेंट कंप्लीट कर ली है। पहली बार स्टार स्काई रिफाइनमेंट में पार्टिसिपेट करना, इतना एगनी एंड्योर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस पॉइंट तक पर्सिस्ट करना ही ऑलरेडी एक्सट्रीमली एक्सीलेंट माना जाता है। काओ फंग ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, रिफाइनिंग टेक्निक जितनी देर तक कल्टिवेट की जाए उतना ही लॉन्ग एगनी एंड्योर कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स अभी प्रैक्टिस में एंटर हो रहे हैं, नेचुरली ज़्यादा देर स्टिक नहीं कर सकते। ये बोलते हुए उसने जियांग ये की तरफ देखा, थोड़ी सरप्राइज के साथ। ये लड़का अब तक पर्सिस्ट कर रहा है? काओ फंग के आंखों में वंडर था। ज़ैंग जियांगवू सरप्राइज नहीं था। वो पहले ही जानते थे कि जियांग ये का मार्शल आर्ट्स विल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चाहे एडवांस टेक्निक ना सीखी हो, फिर भी वो लॉन्गर पर्सिस्ट कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, एगनी और इंटेंस होती जा रही थी। जियांग ये शायद अब और इंड्योर ना कर सके। रिफाइनिंग पूल के अंदर जियांग ये को कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अफेक्ट नहीं कर रहा था। उसने टाइट आईज क्लोज की और गुआनयुएन एक्यूपॉइंट में स्टारलाइट फील की। 3 घंटे बीत गए। गुआनयुएन एक्यूपॉइंट में स्टारलाइट 300+ स्ट्रैंड से ज़्यादा है। जियांग ये ने कैलकुलेट किया, लेकिन कंप्लीटली फिल करने के लिए गुआनयुएन एक्यूपॉइंट में नियरली 10,000 स्ट्रैंड्स चाहिए। अभी भी एक बड़ी गैप है, लेकिन इस वक्त जियांग ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। कुछ ही देर पहले उसने एक थ्रिलिंग सेंसेशन फील किया। जैसे जैसे पेन इंटेंस हुआ, मेरा रेट ऑफ अब्जॉर्बिंग स्टारलाइट स्लोली एक्सेलरेट हुआ लग रहा है। जियांग ये ने स्पेक्युलेट किया, ये शायद फाइंडिंग जॉय इन एडवर्सिटी का इफेक्ट हो। पेन की स्टेट में सब एट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट बूस्ट लेते हैं। एट्रीब्यूट्स का बूस्ट ही स्टारलाइट अब्जॉर्प्शन रेट को एक्सेलरेट करता है। जितना ज़्यादा पेन उतना ज़्यादा बूस्ट। जियांग ये ने इंटरनली रिजॉइस किया। ये पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा मैं यहाँ रुकूंगा, उतनी ही फास्ट स्टारलाइट अब्जॉर्ब करूंगा एंड तक। पहले वो 100 स्ट्रैंड्स पर मिनट अब्जॉर्ब कर पाता था, अब वो 300 स्ट्रैंड्स पर मिनट अब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन एफिशिएंसी अभी भी सेम था, 1% ही। आउट ऑफ 300 स्ट्रैंड्स, लेस देन 3 स्ट्रैंड्स ही गुआनयुएन एक्यूपॉइंट में गए। एट्रीब्यूट्स का बूस्ट टैलेंट चेंज नहीं कर सकता। फिर भी जियांग ये हाईली थ्रिल्ड था। चलो, जियांग ये ने साइलेंटली एनकरेज किया।
स्ट्राइव टू फिल गुआन यू एन एक्यूपॉइंट अर्ली, फिर यहाँ रिफाइन करेंगे। रिफाइनिंग पूल में रिफाइन करना अनडाउटेडली बैक होम रिफाइन करने से बेटर इफेक्ट देता है। रिफाइनिंग पूल में मेरा टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। जियांग ये ने आईज क्लोज करके फुल स्पीड में स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब करना कंटिन्यू किया। 2 आवर्स, 4 आवर्स, बिना रियलाइज किए ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट 7 घंटे से ज़्यादा चल चुकी थी। इस वक्त रिफाइनिंग पूल में लेस देन 100 लोग बचे थे। हाफ ऑफ दी स्टूडेंट्स आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के थे। आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल से 20 से भी कम लोग बचे थे। बाहर के फील्ड में जैंग स्वे क्विंग ने इनक्रेडुलिटी के साथ जियांग ये को देखा। ये लड़का, क्या ये पागल है? वो एक्चुअली इतनी देर परसिस्ट कर गया। वो सोच रही थी कि उसकी स्ट्रेंथ लगभग जियांग ये के बराबर है, फिर भी वो सिर्फ 4 घंटे से कम ही एंड्योर कर पाई थी। और अब 7 घंटे बीत गए और जियांग ये अभी भी पूल में था। नियर बाय लिन शुआन ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, डैम इट, ये लड़का चीट कर रहा है क्या? ओरिजिनल टैलेंट होने के बावजूद कैसे इतनी देर परसिस्ट कर सकता है? सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पर जैंग जियानवू, काओ फिंग और कांग हाई शैंग भी काफ़ी सरप्राइज थे। इस लड़के का मार्शल आर्ट्स विल इतना स्ट्रॉन्ग? जैंग जियानवू ने फ्राउन करते हुए सोचा। उसकी लास्ट थंडरफायर ट्रायल में परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कांग हाई शैंग ने अचानक कहा, ओल्ड जैंग, नोटिस किया इस लड़के का अब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो गया है। जैंग जियानवू और काओ फेंग की आंखों में शार्प फोकस आ गया। पहले जियांग ये मैक्सिमम 100 स्ट्रैंड्स पर मिनट अब्जॉर्ब कर पाता था, लेकिन अब 500 स्ट्रैंड्स पर मिनट। इस अब्जॉर्प्शन रेट के साथ क्या उसकी एडवांस टेक्निक लर्नड हो गई है? काओ फेंग शॉक्ड था। एडवांस टेक्निक जितनी देर कल्टिवेट होती है, अब्जॉर्प्शन रेट उतनी फास्ट हो जाती है, लेकिन ये हर इंसान के लिए अलग होता है। पहले 100 स्ट्रैंड्स पर मिनट लार्जली लर्नड नहीं लग रहा था। ओरिजिनल टैलेंट के साथ रेफरेंस मिलना भी मुश्किल था, लेकिन अब 500 स्ट्रैंड्स पर मिनट, ये डेफिनेटली शो कर रहा था कि एडवांस टेक्निक लर्नड हो गई है। सिर्फ लर्नड ही नहीं, सरपास भी किया। कांग हाई शैंग ने अस्टॉनिशमेंट के साथ बोला, ये स्पीड जाओ किंगली और लिन यू शू को भी सरपास कर रही है। जाओ किंगली और लिन यू शू की रिफाइनिंग टेक्निक्स ग्रेट सक्सेस के करीब थीं। क्या जियांग ये की एडवांस टेक्निक भी ग्रेट सक्सेस के करीब है? क्या ये कोई इंटरस्टेलर जोक है? जैंग जियानवू की आंखों में स्पार्कल आई और उसने याद किया चेन जीलू का कहना, कुड इट बी? उसकी आंखें फ्लैश कर रही थीं। तभी रिफाइनिंग पूल के अंदर जियांग ये अचानक स्टैंड अप हुआ। तीनों ने आईज नैरो किए। फाइनली कांट इंड्योर एनी मोर, काओ फेंग ने सोचा, लेकिन नेक्स्ट सेकंड जियांग ये एक और रिफाइनिंग स्पॉट पर चला गया और फिर से बैठ गया। तीनों के आंखों के कॉर्नर्स ट्विच कर गए। ये लड़का प्रीवियस स्पॉट में स्टारलाइट कम होने से डिसलाइक कर रहा है। ट्रियो स्पीचलेस था। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का ये मोमेंट था। बाकी लोग ऑलरेडी अपनी लिमिट्स के करीब अनबेरेबल एगनी में थे और जियांग ये स्टिल मोर अबंडेंट स्टार एनर्जी के लिए डेलिबरेटली मूव कर रहा था। और जाने दो, डेंस स्टार एनर्जी का मतलब एक्सट्रीम एगनी। क्या जियांग ये स्टील का बॉडी है, पेन से नहीं डरता? इंटरेस्टिंग। कांग हाई शैंग अचानक हंसी और बोला, अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, ये स्टूडेंट कितनी देर तक परसिस्ट कर सकता है? टाइम पास्ट सेकंड बाय सेकंड। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का लैटर स्टेज हर मिनट के साथ इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट हो रहा था। हर इंसान ऐसे लगा जैसे थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज के फर्नेस में हो। पेन एक्सट्रीम। जाओ किंगली भी अपनी रेड लिप बाइट कर रही थी। स्वेट उसके फेयर फॉरहेड को कवर कर रहा था। लिन यू शू, उसने अपनी डेमीनिया मेंटेन करना लॉन्ग अगो छोड़ दिया। उसका एक्ने कवर्ड फेस फ्राउन में क्रैम्प हो गया। एक और घंटा बीत गया। वांग जियांग फाइनली एंड्योर नहीं कर पाया और रिफाइनमेंट से विड्रॉ कर गया। अब आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल से सिर्फ 2 लोग बचे थे, जाओ किंगली और जियांग ये। आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल से भी लेस देन 10 लोग बचे थे। टाइम फ्लो करता रहा। लास्ट में आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के भी लोग एक एक करके एग्जिट हुए।
स्टार स्काई रिफाइनमेंट का 10th आवर था और रिफाइनिंग पूल में सिर्फ 3 लोग बचे थे।